नमस्कार, स्वागत है आपका नॉवल नुक्कड़ में। वो नुक्कड़ जहां कहानियां खुलती हैं, राज फूटते हैं और किरदारों की बैंड बजती है। अब जरा कान खोलकर सुनिए, क्योंकि ये है हमारा संवैधानिक डिस्क्लेमर, मतलब वो लाइनें जो हमें बोलनी पड़ती हैं ताकि कोई हमें कोर्ट न घसीटे। इस वीडियो में जिन उपन्यासों की चीरफाड़ हो रही है वो असल में हमारे नहीं हैं। किरदार, कहानी और वो सारे झटकेदार ट्विस्ट सब कुछ लेखकों और प्रकाशकों का है। हम तो बस इनके फुल झाड़ू पोंछा वाले एक्सप्लेनर हैं, वो भी बिना तनख्वाह। अगर कोई किरदार आपको खुद जैसा लगे तो समझ लीजिए या तो लेखक आपको बहुत अच्छे से जानता है या फिर आपको खुद से थोड़ा डरना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान बढ़ाने और टाइम पास करने के लिए है। अगर दिल कमजोर है और स्पॉइलर से एलर्जी है तो कृपया सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ मिलेगा फुल फैट नॉवेल विश्लेषण, टोन दूध नहीं। तो लीजिए अपनी चाय, मखाना या अधूरी लाइफ के सपने और बैठ जाए इस कहानी के मजेदार सफर में जहां हर पन्ना खोलता है एक नया तमाशा। चैप्टर 1 to 10। ये कैसे संभव है? मेरा रक्त समूह हो है, फिर मेरा बेटा ये भी कैसे हो सकता है? डॉक्टर, क्या आप गलत हैं? रणविजय राठौड़ को अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट देखकर ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। महोदय, चिकित्सकीय रूप से यह वास्तव में असंभव है कि वो रक्त समूह वाले व्यक्ति का बच्चा ये भी रक्त समूह का हो, लेकिन हमारे जीवन अस्पताल की जांच रिपोर्ट भी गलत नहीं हो सकती। डॉक्टर संजय पटेल ने रणविजय को सहानुभूति के साथ देखा। आजकल कई पुरुष धोखा खाते हैं और अब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो किसी और के बच्चे को पाल रहा है। इस समय 5-6 साल का एक बच्चा दौड़ता हुआ रणविजय के पास आया। उसका दायां हाथ सीने के सामने लटक रहा था, लेकिन उसने पैर उठाकर रणविजय की पिंडली पर जोर से लात मारी। रणविजय, ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरी अच्छे से देखभाल नहीं की। मैंने मम्मी को बता दिया। मम्मी जल्दी आएंगी, बच्चे ने और जोर से लात मारी, इस तरह अपनी नाराजगी निकालते हुए। दर्शकों ने बच्चे के व्यवहार पर अजीब नजरें डालीं और कुछ ने तो उसकी ओर इशारा भी किया। इस बच्चे में कोई शिष्टाचार नहीं है। अगर यह मेरा बच्चा होता तो मैं इसे लटकाकर पीट देता। स्वाभाविक रूप से आर्यन राठौड़ ने ये बातें सुनी और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। आर्यन राठौड़ आगे बढ़ा, उसने अपना मुंह खोला और रणविजय की बांह पर काट लिया। आर्यन राठौड़ ने पूरी ताकत लगाई और काटने के बाद छोड़ा नहीं। रणविजय का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने अपनी बांह जोर से झटकी, जिससे आर्यन राठौड़ उड़ता हुआ गिर पड़ा। आर्यन राठौड़ जमीन पर गिरा और तीव्र दर्द ने उसे सुअर की तरह चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में संदेह था। रणविजय, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम का है? मैं मम्मी को बताऊंगा। वाहू, मैं मम्मी को बताऊंगा। आर्यन राठौड़ जमीन पर लेटकर रोया और साथ ही अपने अनिंजर्ड हाथ से जमीन को पीटता रहा ताकि अपने दिल की शिकायतें निकाल सके। अगर यह पहले का रणविजय होता जो अपने बेटे को इतनी दयनीय हालत में देखता, तो वह निश्चित रूप से आगे बढ़कर उसे उठाता और आत्मग्लानि के साथ माफी मांगता। लेकिन अब वह बस वहां खड़ा था, उस छोटे से नाजायज बच्चे के असहाय रोने को ठंडी नजरों से देख रहा था। रणविजय को आखिरकार समझ आ गया कि आर्यन राठौड़ बचपन से उनके साथ कभी घनिष्ठ क्यों नहीं रहा और उसने कभी उन्हें पापा क्यों नहीं बुलाया। ये पता चला कि वह उनका अपना बच्चा ही नहीं है। रणविजय का दिमाग उनकी शादी के बाद से अनुभव की गई हर छोटी छोटी बात को याद करने लगा, जब उन्होंने प्रिया गुप्ता से शादी की थी। सप्ताह के दिनों में प्रिया गुप्ता उन्हें कभी भी मारती पीटती थी और कभी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। शुरुआत में रणविजय ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रिया गुप्ता अपनी स्नातक की अंतिम वर्ष में अनपेक्षित रूप से गर्भवती हो गई थी और उनके कारण प्रिया गुप्ता उस स्नातकोत्तर डिग्री को पढ़ने में असमर्थ रही थी जिसके लिए वह पहले से ही चुनी गई थी, इसलिए वह उन पर दोष मरती थी। इन वर्षों में प्रिया गुप्ता के प्रति उनकी अपराधबोध की भावना के कारण ही उन्होंने उसे जो चाहे करने दिया और उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन उनका बच्चा ही नहीं है। इन वर्षों की उनकी सारी मेहनत एक मजाक बन गई। प्रिया गुप्ता की नजरों में मैं निश्चित रूप से एक हास्यास्पद जो कर रहा होगा। थप्पड़। एक तेज थप्पड़ की आवाज ने रणविजय के विचारों को वास्तविकता में वापस लाया और उनके सामने एक गुस्से से भरा चेहरा था। रणविजय, तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? तुमने उसे मारा, ये हिम्मत तुम्हें किसने दी? प्रिया गुप्ता ने पहले से ही जमीन पर लेटे आर्यन राठौड़ को अपनी बाहों में उठा लिया था और रणविजय पर चिल्लाकर गालियां दे रही थी। वाह मम्मी! रणविजय, ये काय, उसने मुझे मारा। आर्यन राठौड़ तुरंत एक अन्यायग्रस्त बच्चे में बदल गया जो पहले से पूरी तरह अलग चेहरा दिखा रहा था। शांत हो आर्यन, मत रो। मम्मी यहाँ है। जब तक मम्मी है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रिया गुप्ता ने प्यार से आर्यन राठौड़ की पीठ थपथपाए और उसे धीरे से सांत्वना दी। माँ बेटे के इस प्यार भरे दृश्य ने रणविजय को विशेष रूप से हास्यास्पद महसूस कराया। अब तक रणविजय को यह नहीं समझ आया था कि वह शुरू से अंत तक सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति ही रहा था।
सच्चाई जानने के बाद रणविजय स्वाभाविक रूप से इस माँ बेटे की धमकियों को और बर्दाश्त नहीं करने वाला था। रणविजय का चेहरा काला पड़ गया और वह रिपोर्ट लेकर प्रिया गुप्ता के पास गया। क्या तुमने सोच लिया अभी आर्यन से माफी क्यों नहीं मांगते? अगर आर्यन ने तुम्हें माफ नहीं किया तो हम तलाक ले लेंगे। प्रिया गुप्ता ने रणविजय की हालत देखकर और भी अहंकारी हो गई। उसकी गोद में बैठा आर्यन राठौड़ रोना बंद कर चुका था और एक आत्मसंतुष्ट भाव दिखा रहा था। जब रणविजय माफी मांगेगा तो मैं उसके चेहरे पर जोर से लात मारूंगा। अब मेरी मम्मी यहाँ है। आर्यन को विश्वास नहीं था कि यह कायद छिपने की हिम्मत करेगा। मैं इस हारे हुए को तब तक लात मारूंगा जब तक वह रो न दे। दुर्भाग्य से रणविजय का अगला कदम माँ बेटे की अपेक्षाओं से परे था। रणविजय ने अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को प्रिया गुप्ता के चेहरे पर जोर से मारा। तुम बदचलन औरत! आर्यन राठौड़ मेरा बच्चा ही नहीं है, वह तुम्हारा बाहर से लाया हुआ नाजायज बच्चा है। इन वर्षों में मैंने तुम और तुम्हारे बेटे के लिए इतना कुछ किया और तुमने मुझे इस तरह चुकाया। तलाक, हम अभी तलाक लेते हैं। रणविजय गरजा। जैसे ही रणविजय ने बोलना खत्म किया, उनके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग! तलाक के लिए आवेदन के पहले दिन 100 मिलियन रुपये का पुरस्कार। संपत्ति के बंटवारे से बचने के लिए पुरस्कार राशि औपचारिक तलाक के बाद जमा की जाएगी। आजकल के उपन्यासों और छोटे वीडियो के लिए धन्यवाद। रणविजय को कैसे नहीं पता होगा कि उन्होंने सिस्टम को जागृत कर लिया है। 100 मिलियन, पूरे 100 मिलियन। इसने उन्हें सीधे वर्ग पार करने की अनुमति दी। जैसे ही वह इस घृणित औरत से तलाक ले लेगा, वह अरबपति बन जाएगा। इसके अलावा 100 मिलियन रुपये के साथ प्रिया गुप्ता और आर्यन राठौड़ से बदला लेना उसके लिए आसान होगा। इस घृणित माँ बेटे को खून की कीमत चुकानी होगी। जब रणविजय अपनी कल्पनाओं में डूबे थे, उन्हें अपने शरीर पर एक जबरदस्त बल महसूस हुआ और वह ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़े। रणविजय, तुम्हें मेरी बहन को मारने की हिम्मत किसने दी? तुम मेरी बहन से तलाक मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर तुमने मेरी बहन को अनपेक्षित रूप से गर्भवती नहीं किया होता तो वह स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर चुकी होती। तुम जैसे ग्रामीण अनाथ से तलाक कैसे ले सकती थी? तुम इतने नाशुक्रे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्रिया गुप्ता का छोटा भाई विक्रम गुप्ता अपनी मुट्ठी लहराते हुए रणविजय पर टूट पड़ा। रणविजय अब 100 मिलियन से अधिक की संपत्ति वाला व्यक्ति है। वह विक्रम गुप्ता के साथ अब और गुस्सा कैसे सह सकता था? एक अनाथ के रूप में रणविजय को केवल अपनी मुट्ठियों पर भरोसा करना पड़ता था ताकि वह धमकाया न जाए। विक्रम गुप्ता स्वाभाविक रूप से रणविजय का मुकाबला नहीं कर सकता था। पहले रणविजय प्रिया गुप्ता के कारण इस खून चूसने वाले साले के प्रति अधिक सहनशीलता दिखाता था, लेकिन अब जब वे तलाक ले रहे हैं, रणविजय को स्वाभाविक रूप से कोई हिचक नहीं थी। रणविजय तुरंत उठा और अपनी कोहनी से विक्रम गुप्ता की नाक पर प्रहार किया। तीव्र दर्द की अनुभूति के साथ विक्रम गुप्ता ने अपनी नाक को दोनों हाथों से ढक लिया और उसका पूरा शरीर झींगे की तरह मुड़ गया। रणविजय ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और विक्रम गुप्ता की खुली पीठ पर जोर से मारा, उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसने अपने पैर उठाए और विक्रम गुप्ता के पेट पर बार बार लात मारी। तुम नाजायज! मैंने तुम्हारी कार के लिए पैसे दिए। मुझे अभी भी तुम्हारे घर का बंधक हर महीने चुकाना पड़ता है। अगर मैं एक कुत्ते को पालता और उसका अच्छे से ख्याल रखता तो वह मेरे लिए अपनी पूंछ हिलाता। तुमने मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे की? क्या ये सिर्फ एक बच्चा है जो मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आर्यन तुम्हारी बहन का किसी जंगली आदमी के साथ पैदा हुआ नाजायज बच्चा है। अगर तुम खून चूसना चाहते हो तो उस जंगली आदमी को ढूंढो। रणविजय गालियां देता रहा और अपने पैरों की ताकत बढ़ाता गया, जैसे कि वह इन वर्षों की सारी शिकायतें निकालना चाहता हो। रणविजय, रणविजय, रुक जाओ। तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे की? तलाक, हम अभी तलाक लेते हैं। प्रिया गुप्ता चिल्लाए और आगे बढ़ी, रणविजय को खींचने की कोशिश की। दुर्भाग्य से प्रिया गुप्ता न केवल रणविजय को खींचने में असफल रही, बल्कि उसे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ भी पड़ गया। प्रिया गुप्ता के गोरे चेहरे पर चमकीला लाल थप्पड़ का निशान विशेष रूप से चमक रहा था। जहां तक छोटे नाजायज आर्यन राठौड़ की बात है, इस दृश्य को देखकर उसके दिल में डर पैदा हो गया। वह अपनी मां की मृत्यु की तरह चिल्लाकर रोने लगा। इन तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि रणविजय का इतना सख्त पक्ष भी हो सकता है। वह रणविजय कहाँ गया, जो पहले केवल अपनी नाराजगी निगलता था और सब कुछ स्वीकार करता था? वह एक बम कैसे बन गया जो किसी भी क्षण फट सकता था? लेकिन यह आखिरकार एक अस्पताल था। हंगामे ने स्वाभाविक रूप से सुरक्षा कर्मियों का ध्यान आकर्षित किया। कई सुरक्षा गार्डों ने आखिरकार गुस्से में भरे रणविजय को खींच लिया। जमीन पर पड़े विक्रम गुप्ता को, जो सूअर के सिर की तरह पीटा गया था, देखकर रणविजय को बहुत संतुष्टि हुई। प्रिया गुप्ता जल्दी से आगे बढ़ी और अपने प्यारे भाई को उठाया। रणविजय, तुम खत्म हो गए। मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। बस जेल में अपनी बाकी जिंदगी बिताने की उम्मीद करो। विक्रम गुप्ता ने सूअर के सिर जैसे चेहरे के साथ स्पष्ट रूप से बोला।
अगर नजरें मार सकती तो रणविजय को अब तक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया होता। तुम कोशिश कर सकते हो। रणविजय को विक्रम गुप्ता की धमकी से बिल्कुल डर नहीं लगा। चाहे रणविजय कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, उसने हमला करते समय खुद को नियंत्रित किया। भले ही विक्रम गुप्ता अब बेहद दयनीय दिखता हो, अगर वह अस्पताल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मामूली चोट ही पाई जाएगी। इसके अलावा यह एक अस्पताल है और हर जगह निगरानी कैमरे हैं। ये साबित करता है कि विक्रम गुप्ता ने पहले हमला किया था, इसलिए यह बस एक आपसी झगड़ा था। इसके अलावा रणविजय ने अभी तक प्रिया गुप्ता से तलाक नहीं लिया था। इंस्पेक्टर राजेश यादव इसे ज्यादा से ज्यादा मध्यस्थता करेंगे या इसे सीधे पारिवारिक विवाद में बदल देंगे। जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना कर रहे थे, तब जनता से फोन मिलने पर इंस्पेक्टर राजेश यादव भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन ले गए। जहां तक आर्यन राठौड़ की बात है, उसे उनकी दादी शांति देवी ले गईं। अंतिम परिणाम वही था जैसा रणविजय ने उम्मीद की थी। क्या आप कह रहे हैं कि यह एक पारिवारिक विवाद था? मुझे इस नाजायज ने इस तरह पीटा, उसे जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या आप पुलिस वाले उसके पक्ष में हैं? मध्यस्थता कक्ष में परिणाम जानने के बाद विक्रम गुप्ता तुरंत खड़ा हो गया, अपनी दाहिनी मुट्ठी से सामने की मेज पर जोर से मारा और अपना गुस्सा निकाला। श्रीमान गुप्ता, यह पुलिस स्टेशन है, कृपया अपनी भाषा संभालें। अगर आप सुलह करने को तैयार नहीं हैं, तो हम इसे आपसी झगड़ा मानेंगे और दोनों पक्षों को हिरासत में लिया जाएगा। पूरी कहानी जानने के बाद इंस्पेक्टर राजेश यादव को स्वाभाविक रूप से सामने बैठे भाई बहन के प्रति कोई अच्छा प्रभाव नहीं था। वह खड़ा हुआ और जोर से डांटा, विक्रम गुप्ता ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में ताकतवर लगता है लेकिन वास्तव में कमजोर है। पुलिस की डांट सुनकर उसका हौसला थोड़ा कम हो गया, खासकर यह सुनकर कि सुलह न करने पर उसे हिरासत में लिया जाएगा। विक्रम गुप्ता गुप्ता परिवार का भविष्य है। मेरे पास आपराधिक रिकॉर्ड कैसे हो सकता है? क्या यह मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर देगा? हालांकि विक्रम गुप्ता सिर झुकाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने प्रिया गुप्ता की ओर देखा। प्रिया गुप्ता अपने भाई के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराया। इंस्पेक्टर साहब, हम सुलह करने को तैयार हैं। गारंटी पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन से चले गए। बहन, तुम्हें इस हारे हुए से तलाक ले लेना चाहिए। उसे एक पैसा भी मत देना। उसे घर से खाली हाथ निकाल देना। मैं इस काया को फिर से नहीं देखना चाहता। विक्रम गुप्ता ने तुरंत प्रिया गुप्ता का हाथ पकड़ा और मांग की। तलाक? बिल्कुल तलाक लेना है। तुम जैसा कचरा मेरी पत्नी बनने के लायक कैसे हो सकता है? विक्रम गुप्ता के शब्द बिल्कुल वही थे जो रणविजय चाहता था, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया। प्रिया गुप्ता हमेशा से एक गर्वीली और अहंकारी महिला रही थी। वह ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि रणविजय, जो आमतौर पर उसके सामने विनम्र रहता था, अब इतना अहंकारी हो रहा था। ठीक है रणविजय, हम तलाक लेते हैं। यह मत भूलो, घर और कार दोनों मेरे नाम पर हैं। इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। प्रिया गुप्ता बोली। पहले प्रिया गुप्ता के प्रति अपराधबोध के कारण रणविजय ने घर और कार पर केवल प्रिया गुप्ता का नाम लिखा था। जहां तक बचत की बात है, प्रिया गुप्ता ने इन वर्षों में अपने मायके को सब्सिडी देने के लिए सब कुछ खर्च कर दिया था, इसलिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था। ठीक है प्रिया गुप्ता, हम अभी विवाह निबंधन कार्यालय चलकर तलाक का प्रमाण पत्र लेते हैं। रणविजय ने गुस्से का नाटक किया और बोला, जब तक वह प्रिया गुप्ता से तलाक ले लेगा, 100 मिलियन रुपए उसके खाते में जमा हो जाएंगे। तब वह प्रिया गुप्ता का जीवन दुखी करने के 100 तरीके निकाल लेगा। प्रिया गुप्ता को थोड़ी देर के लिए खुश होने दो। प्रिया गुप्ता को उम्मीद नहीं थी कि रणविजय को वास्तव में कार और घर की मालिकी की परवाह नहीं थी, और उसने तुरंत रणविजय के साथ तलाक का प्रमाण पत्र ले लिया। सौभाग्य से इस दुनिया में तलाक के लिए कोई कूलिंग ऑफ अवधि नहीं है। 1 घंटे से भी कम समय में रणविजय के हाथ में एक हरा प्रमाण पत्र था। जब रणविजय और प्रिया गुप्ता विवाह निबंधन कार्यालय से बाहर आए, एक चमकीली गुलाबी लैम्बोर्गिनी अचानक उनके सामने रुकी। एक युवक कार से उतरा और रणविजय ने उसे पहचान लिया। वह रोहन रॉय था, जयपुर उद्यम का भविष्य का वारिस, जहां रणविजय काम करता था। श्रीमान रोहन, आप यहाँ हैं। प्रिया गुप्ता ने चापलूसी भरा भाव दिखाया, अपनी कमर मटकाए और रोहन रॉय की ओर दौड़ी। इस एक पल में रणविजय को समझ आ गया कि सामने खड़ा रोहन रॉय शायद प्रिया गुप्ता का प्रेमी और आर्यन राठौड़ का असली पिता है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, रणविजय ने दांत पीसते हुए कहा। रणविजय, तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने तुमसे शादी की? ये सब सिर्फ श्रीमान रोहन का मिशन था। अगर तुम्हारा उपनाम श्रीमान रोहन के समान नहीं होता, तो तुम्हें आर्यन को पालने की क्या योग्यता होती? श्रीमान रोहन के लिए बेटा पालना तुम्हारा सम्मान है। रोहन रॉय के बगल में खड़ी प्रिया गुप्ता ने एक धमकाने वाले की तरह व्यवहार किया। जहां तक रोहन रॉय की बात है, वह रणविजय के चेहरे के भावों को रुचि के साथ देख रहा था। दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने का आनंद किसी और चीज से बेजोड़ है। दुर्भाग्य से रणविजय के चेहरे पर वह अपेक्षित टूटन नहीं दिखी। ये स्वीकार्य नहीं था।
रणविजय, है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें जयपुर उद्यम से निकाल दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इस उद्योग में कोई तुम्हें नौकरी देगा। यह अफसोस की बात है कि तुम अनाथ हो, इसलिए मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को निशाना नहीं बना सकता। इससे मुझे बहुत मजे से वंचित होना पड़ रहा है। रोहन रॉय का लहजा बहुत अफसोस भरा था, जैसे कोई बच्चा जिसने अपना खिलौना खो दिया हो। चून की मौजूदा झटका पर्याप्त नहीं था। रोहन रॉय ने तीव्रता बढ़ाने का फैसला किया। जल्दी जल्दी करो और वह निराशा और टूटन का भाव दिखाओ। हालांकि इस समय रणविजय के चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि गुस्सा दिखाई दिया। कमबख्त रोहन रॉय, उसने न केवल मुझे 5 साल तक मूर्ख बनाया, बल्कि वह मुझे पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है और मेरी जिंदगी के बारे में भी बात करता है। तुम्हें मरना चाहिए। डिंग। चुनौती मिशन जारी। 1 वर्ष के भीतर जयपुर उद्यम को दिवालिया करें। मिशन पुरस्कार, आनंद समूह के श्रीधन कैपिटल का स्वामित्व। जयपुर में अग्रणी उद्यम के रूप में जयपुर उद्यम की संपत्ति दसियों अरबों की है, जो रोहन रॉय की बुराई करने की सबसे बड़ी ताकत भी है। अब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने सिस्टम को जागृत किया है और 1 वर्ष के भीतर रॉय परिवार को दिवालिया करना असंभव नहीं है। और जैसे ही आप यह मिशन पूरा करेंगे, पुरस्कार होगा श्रीधन कैपिटल, 1 ट्रिलियन रुपये का समूह। आप फिर से वर्ग छलांग पूरी कर सकते हैं और इस दुनिया के शीर्ष पर खड़े लोगों में से एक बन सकते हैं। रोहन रॉय को नहीं पता था कि रणविजय क्या सोच रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो रहा है, तो वह चंचल हो गया। लेकिन रणविजय, मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे सकता हूं। बस अब प्रिया गुप्ता से फिर से शादी कर लो और उनके बेटे के साथ पहले जैसा व्यवहार करो। मैं तुम्हें जयपुर उद्यम में प्रमोशन और वेतन वृद्धि दे सकता हूं। तुम्हें बस हर हफ्ते साफ सुथरी प्रिया गुप्ता को मेरे विला में पर्सनली पहुंचाना होगा। रोहन रॉय ने रणविजय को रुचि के साथ देखा, उसके जवाब की प्रतीक्षा में। रणविजय चुपचाप पास की वेंडिंग मशीन के पास गया, एक मिनरल वाटर की बोतल खरीदी, ढक्कन खोला और सारा पानी रोहन रॉय पर उड़ेल दिया। हाँ, चून की तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, मैं तुम्हें शांत करने में मदद करता हूँ। क्या तुम मुझे खुशी खुशी तुम्हारे लिए बच्चा पालने और हरा टोपी पहनने दोगे? तुम्हारे तरीकों की बात है तो बस आ जाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा परिवार दिवालिया हो जाए तो क्या तुम अभी भी इतने अहंकारी रह सकते हो? रणविजय ने खाली मिनरल वाटर की बोतल फेंकी और ठंडे स्वर में बोला, मैं, जिसके पास सिस्टम है, इस अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के से कैसे डर सकता हूँ? रणविजय, तुम पागल हो गए हो, प्रिया गुप्ता ने अविश्वास में कहा। रणविजय को जरूर बहुत ज्यादा उत्तेजना मिली होगी और वह मानसिक रोगी बन गया होगा, वरना वह ऐसा कैसे कर सकता है? ये जयपुर उद्यम के श्रीमान रोहन हैं। क्या रणविजय अब जीना नहीं चाहता? रोहन रॉय ने अपने चेहरे से पानी पोंछा और एक विकृत हंसी हंसा। हा, मजेदार, तुम मेरे परिवार को दिवालिया करने वाले हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं मेरे परिवार को दिवालिया करने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले कृपया कोई अप्रत्याशित हादसा न होने देना। रोहन रॉय की आंखें अचानक खतरनाक हो गईं। रणविजय पर एक पल के लिए रुकने के बाद उसने हाथ बढ़ाया और प्रिया गुप्ता का कॉलर पकड़ा, उसे खिलौने की तरह कार में खींच लिया और चला गया। रणविजय जैसे कठोर आदमी को यातना देना मजेदार है। रणविजय, अरे रणविजय, बहुत जल्दी आत्मसमर्पण मत करना, मुझे थोड़ा और मजा लेने दे। लैम्बोर्गिनी के चले जाने के बाद रणविजय के मोबाइल फोन पर लगातार 2 टेक्स्ट मैसेज आए। एक में लिखा था कि उसे जयपुर उद्यम से निकाल दिया गया है और दूसरा दिखा रहा था कि उसके खाते में 100 मिलियन रुपये जमा हो गए हैं। लगता है कि सिस्टम कोई भ्रम नहीं है। इस मामले में मुझे इस पागल कुत्ते रोहन रॉय से निपटना होगा। रोहन रॉय, मुझे निराश मत करना। इन चीजों से निपटने के बाद अंधेरा हो चुका था। रणविजय को रहने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। 100 मिलियन रुपये के खाते में होने के कारण रणविजय स्वाभाविक रूप से खुद को निराश नहीं करने वाला था। हालांकि अब घर किराए पर लेने या खरीदने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए रणविजय ने एक टैक्सी ली और निकटतम 5 सितारा होटल, नीलम होटल, चला गया। मेरे लिए एक बिजनेस सूट बुक करें। रणविजय रिसेप्शन पर गया और बोला। खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट नेहा शर्मा बहुत हैरान थी, लेकिन उसकी मजबूत पेशेवर नैतिकता ने उसकी हैरानी को जाहिर नहीं होने दिया। महोदय, हमारे होटल का बिजनेस सूट 2888 रुपये प्रति रात का है। आप कब तक चेकआउट करने की योजना बना रहे हैं? नेहा शर्मा ने मीठी आवाज में जवाब दिया। पहले एक रात रहूंगा। रणविजय ने ये कहकर अपना बैंक कार्ड निकाला। चेक इन पूरा करने के बाद नेहा शर्मा ने सम्मानपूर्वक रूम कार्ड रणविजय को सौंपा, लेकिन रूम कार्ड के साथ एक बिजनेस कार्ड भी था। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर आपको अपने ठहरने के दौरान कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नेहा शर्मा ने पेशेवर मुस्कान के साथ कहा। रणविजय ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर मुड़कर चला गया। नेहा शर्मा ने रणविजय की पीठ को देखा और अपने मन में सोचा, भले ही वह जो कपड़े पहनता है वे महंगे न दिखें, लेकिन वह इतनी शांति से 2888 रुपये प्रति रात वाले होटल में रह सकता है और उसका चेहरा भी आकर्षक है।
यह जरूर कोई युवा साहब है जो आम आदमी की जिंदगी का अनुभव ले रहा है। सौभाग्य से मेरा रवैया उचित था और मैंने इस युवा साहब पर अच्छा प्रभाव छोड़ा होगा। बस यह नहीं पता कि वह मुझसे संपर्क करेगा या नहीं। रणविजय को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि नेहा शर्मा क्या योजना बना रही थी और उसने परफ्यूम से सना हुआ बिजनेस कार्ड लिफ्ट के सामने कूड़ेदान में फेंक दिया। कमरे में पहुंचने के बाद रणविजय आराम से बाथटब में लेट गया, एक बोतल रेड वाइन पीते हुए नहाया। खिड़की के बाहर हलचल भरी रात के दृश्य को देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भरी पैसों वाली जिंदगी जीना कितना अच्छा है। पहले मैं एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन उस घृणित माँ बेटे को इसका आनंद लेने देता था। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। जैसे कुछ याद आया हो, रणविजय ने अपना फोन उठाया, अपनी सोशल मीडिया खोली और देखा कि प्रिया गुप्ता ने अभी अभी एक पोस्ट डाली थी। एक हरा तलाक प्रमाण पत्र, एक चमकीला लाल संपत्ति प्रमाण पत्र और उसका आर्यन राठौड़ को जिद्दी ढंग से गले लगाने की तस्वीर। साथ में लिखा था, यह मुक्ति है, ये पुनर्जनन है। नीचे आपसी दोस्तों की टिप्पणियां थीं। प्रिया दीदी सबसे खूबसूरत हैं। वह कचरा आदमी रणविजय तुम्हारे लायक नहीं है। लगता है प्रिया गुप्ता मुझे डिलीट करना भूल गई, लेकिन इस तरह मुझे उत्तेजित करना चाहती थी। हालांकि ये छोटी सी चाल अब मेरे लिए बहुत बचकानी है। रणविजय ने लापरवाही से अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास और खिड़की के बाहर हलचल भरे रात के दृश्य की तस्वीर खींची। कैप्शन, स्वतंत्रता का सम्मान, नीलम होटल की लोकेशन के साथ। ये पोस्ट अपनी सोशल मीडिया पर डालने के बाद रणविजय ने अपना फोन बंद कर दिया और अपनी शानदार जिंदगी का आनंद लेना जारी रखा। दूसरी ओर प्रिया गुप्ता अपनी सोशल मीडिया रिफ्रेश कर रही थी, साथ ही अपनी सुरक्षा के बारे में पूछने वाली लड़कियों का जवाब दे रही थी और उनके साथ मिलकर रणविजय उस नीच पुरुष के शर्मनाक व्यवहार की निंदा कर रही थी। लेकिन जल्द ही प्रिया गुप्ता का ध्यान रणविजय की पोस्ट ने खींच लिया। लोकेशन और तस्वीर की सामग्री ने प्रिया गुप्ता को तुरंत पहचान लिया कि यह नीलम होटल का बिजनेस सूट था। श्रीमान रोहन उसे पहले कई बार वहां ले गए थे, लेकिन रणविजय लगभग 3000 रुपये प्रति रात की कीमत कैसे वहन कर सकता था। रणविजय इतने अच्छे होटल में रहने के लायक कैसे हो सकता था। जरूर रणविजय ने मेरी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर गुस्सा होकर ये दिखाने की कोशिश की होगी कि वह अच्छी जिंदगी जी रहा है। प्रिया गुप्ता ने जल्दी से अपने लिए तर्क ढूंढ लिए, इसलिए प्रिया गुप्ता ने रणविजय के साथ चैट बॉक्स खोला। रणविजय, अमीर बनने का नाटक करना मजेदार है। क्या तुम्हारे पास कोई बचत है? तुमने नौकरी खो दी और फिर भी इतने महंगे होटल में रह रहे हो। इस पैसे से मैं तो प्लेन टिकट खरीद कर किसी और शहर में जाकर रहता। मैसेज भेजने के बाद प्रिया गुप्ता रणविजय के जवाब का इंतजार करने लगी, लेकिन रणविजय ने ऐसा लग रहा था जैसे मैसेज देखा ही नहीं और वहां टाइपिंग का कोई पॉपअप भी नहीं था। अब वह काया रणविजय जरूर टूट गया होगा, प्रिया गुप्ता ने ठंडे स्वर में कहा और अपना फोन रख दिया। मुझे कल श्रीमान रोहन से मिलना है और मेरे पास इस कचरे पर समय बर्बाद करने का समय नहीं है। बस यह नहीं पता कि श्रीमान रोहन को मेरे नए कपड़े पसंद आएंगे या नहीं। अगली सुबह रणविजय ने अपनी आंखें खोली और उसी समय उनके दिमाग में एक यांत्रिक संकेत गूंजा। डिंग! तलाक के लिए आवेदन के दूसरे दिन सिस्टम पुरस्कार, जयपुर की शीर्ष लग्जरी विला शाही बाग नंबर 9 विला। इस खबर को सुनकर रणविजय का उत्साह बढ़ गया। शाही बाग विला जयपुर का सबसे प्रसिद्ध विला क्षेत्र है। यहाँ रहने वाले लोग सभी क्षेत्रों के शीर्ष व्यक्ति हैं, या तो अमीर या कुलीन। इनमें से रणविजय को सिस्टम द्वारा पुरस्कृत शाही बाग नंबर 9 विला को विलाओं का राजा कहा जाता है। ऐसी विला हासिल करने के लिए केवल धन पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए और अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जब शाही बाग विला क्षेत्र पहली बार बिक्री के लिए लॉन्च हुआ था, तब अनगिनत बड़े लोग इस विला पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अंत में यह विला एक रहस्यमय बड़े व्यक्ति के हाथों में चला गया। शाही बाग के विला स्थिति का प्रतीक है, खासकर यह जो विलाओं का राजा है। रणविजय ने उम्मीद नहीं की थी कि यह विला उनके हाथों में पुरस्कार के रूप में आएगी। सिस्टम वाकई शानदार है। रणविजय अपने सिस्टम द्वारा पुरस्कृत हवेली को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। उस बेशर्म औरत प्रिया गुप्ता से तलाक लेने के बाद मेरी जिंदगी वाकई बेहतर होती जा रही है, और सिस्टम के संकेतों के अनुसार मुझे हर दिन पुरस्कार मिलना चाहिए। राठौड़ परिवार को 1 साल के भीतर दिवालिया करना आसान होगा। हालांकि ये जगह शाही बाग विला क्षेत्र से बहुत दूर है और बिना कार के वाकई थोड़ा असुविधाजनक है। उसी समय रणविजय के दिमाग में एक और संकेत गूंजा। डिंग! चुनौती मिशन जारी। जयपुर अनाथालय में पले बड़े बच्चे के रूप में कृपया जयपुर अनाथालय को दान करें। चुनौती समय 1 घंटा। मिशन पुरस्कार 1 शीर्ष लग्जरी कार। वास्तव में अनाथ पैदा हुए रणविजय जयपुर अनाथालय में पले बड़े। अनाथालय की निदेशक सरस्वती मिश्रा ने रणविजय को आवश्यक देखभाल प्रदान की थी। अब जब रणविजय अमीर है तो यह स्वाभाविक है कि वह कुछ वापस दे। रणविजय ने गुमनाम रूप से जयपुर अनाथालय को 5 मिलियन रुपये दान किए और उसने अनाथालय का दौरा करने के लिए समय निकालने की भी योजना बनाई।
डिंग, जयपुर अनाथालय के लिए दान मिशन पूरा, होस्ट को बधाई, आपने शीर्ष सुपरकार लाइकन हाइपरस्पोर्ट जीता। इस खबर को सुनकर रणविजय उस समय से भी ज्यादा उत्साहित हो गया जब उसे शाही बाग नंबर 9 विला मिला था। लाइकन हाइपरस्पोर्ट या भेड़िए का बेटा, यह एक सच्चा सुपरकार है। ये सुपरकार फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में उस दृश्य के लिए प्रसिद्ध है जहां यह एक ऊंची इमारत के ऊपर से उड़ा था। 70 मिलियन रुपये की ऊंची कीमत की तुलना में दुनिया भर में केवल 7 इकाइयों की बिक्री इसे सुपर अमीरों के लिए और भी आकर्षक बनाती है। कमी के मामले में शाही बाग नंबर 9 विला इसकी तुलना नहीं कर सकता। जहां तक अन्य सुपरकारों की बात है, वे सभी भेड़िए के बच्चे के सामने छोटे भाई बन गए। कोई भी पुरुष सुपरकार का विरोध नहीं कर सकता, खासकर सुपरकारों में सुपरकार। रणविजय इतना उत्साहित था कि वह चिल्लाना चाहता था। एकमात्र अफसोस ये था कि रणविजय तुरंत इस शीर्ष सुपरकार को चलाने का अनुभव नहीं कर सकता था। ये शीर्ष सुपरकार सिस्टम द्वारा सीधे शाही बाग नंबर 9 विला के गैराज में भेज दी गई थी। अब रणविजय अपने पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। होटल छोड़ने के बाद रणविजय मुस्कुराते हुए एक टैक्सी में बैठ गया। शाही बाग विला के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड राहुल सक्सेना ने टैक्सी से उतरने वाले व्यक्ति को अजीब नजरों से देखा। यह शाही बाग विला है और लग्जरी कारें हर जगह हैं। ये टैक्सी विशेष रूप से ध्यान खींच रही थी। इसके अलावा हालांकि रणविजय के कपड़े सस्ते सामान नहीं थे, लेकिन वे अमीर शब्द से संबंधित नहीं थे। ऐसे व्यक्ति का शाही बाग विला से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हालांकि इस तरह के शीर्ष समुदाय में सुरक्षा गार्ड के रूप में उनकी गुणवत्ता को अत्यधिक उच्च होना आवश्यक है और वे स्वाभाविक रूप से दूसरों को नीचा दिखाने जैसा काम नहीं करेंगे। नमस्ते महोदय, आप किस मालिक से मिलने आए हैं? आपको यहाँ पंजीकरण करना होगा और मालिक से संपर्क करना होगा। मालिक की अनुमति के बाद ही हम आपको अंदर जाने देंगे। राहुल सक्सेना ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। मैं कोई आगंतुक नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ, रणविजय बोला। रणविजय के शब्दों ने राहुल सक्सेना को बहुत हैरान किया। आखिरकार सिर से पांव तक रणविजय में कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस जगह के मालिक जैसा दिखे। राहुल सक्सेना के सवाल करने से पहले एक तेज आवाज सुनाई दी। आप सुरक्षा गार्डों को क्या हो गया है? इस तरह के लोगों को समुदाय के पास आने कैसे दे सकते हो? ये समुदाय के मालिकों के प्रति गैर जिम्मेदाराना है। यह आवाज बहुत परिचित थी। रणविजय ने मुड़कर देखा और प्रिया गुप्ता का गुस्से से भरा चेहरा देखा। रणविजय, तुम्हें नहीं लगता कि नीलम होटल में एक रात के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करके तुम शाही बाग समुदाय में पहुंच सकते हो? यहाँ रहने वाले लोग ऐसे हैं जिनसे तुम अपनी जिंदगी में कभी संपर्क नहीं कर पाओगे। तुम अभी भी अंदर जाना चाहते हो? अपने आप को क्यों नहीं देखते कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो? प्रिया गुप्ता ने रणविजय पर हमला शुरू कर दिया। रणविजय ने वास्तव में मेरे मैसेज का जवाब देने की हिम्मत नहीं की और सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालने की हिम्मत की। क्या यह मुझसे चुनौती नहीं है? अब वह शाही बाग समुदाय में भी चला गया। मुझे वाकई नहीं पता कि यह लड़का रणविजय क्या करना चाहता है। एक पल में प्रिया गुप्ता के दिमाग में एक विचार आया। रणविजय, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे पता चला कि श्रीमान रोहन यहाँ रहते हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि श्रीमान रोहन से माफी मांगने का विचार छोड़ दो। अगर तुमने श्रीमान रोहन को नाराज कर दिया तो तुम मर जाओगे। प्रिया गुप्ता का भाव और भी कटु हो गया। यह ऐसा था जैसे वह कोई बड़ा मजाक देख रही हो। रणविजय ने प्रिया गुप्ता को ठंडी नजरों से देखा, फिर मैनुअल मार्ग की ओर चला गया और चेहरा स्कैन करके समुदाय में प्रवेश किया। लोहे का गेट बंद होने के बाद रणविजय ने मुड़कर सुरक्षा गार्ड राहुल सक्सेना से कहा, हमारा समुदाय किसी के लिए भी खुला नहीं है। हाँ श्रीमान राठौड़, हम तुरंत इसका ध्यान रखेंगे। चूंकि रणविजय चेहरा स्कैन करके दरवाजा खोल सकता है, इसका मतलब है कि रणविजय समुदाय का मालिक है। समुदाय के सुरक्षा गार्ड के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी। महोदया, कृपया तुरंत हमारे समुदाय से चली जाएं। हम आपको हमारे मालिकों को परेशान करने की अनुमति नहीं देंगे, राहुल सक्सेना ने धर्मी स्वर में कहा। समुदाय का मालिक? आप लोग उससे धोखा खा गए हैं। रणविजय जैसे मूर्ख व्यक्ति आपके समुदाय का मालिक कैसे हो सकता है? उसने जरूर कोई खामी ढूंढकर अंदर घुस लिया होगा। जाओ और उसे पकड़ो। प्रिया गुप्ता का लहजा और भी तीखा हो गया। प्रिया गुप्ता के अनुचित रवैये को देखकर राहुल सक्सेना को स्वाभाविक रूप से पता था कि शब्दों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसने इंटरकॉम उठाया और एक पल में 5-6 सुरक्षा गार्ड विस्फोट प्रूफ कांटों के साथ सुरक्षा बूथ से बाहर निकल आए। महोदया, कृपया तुरंत चली जाएं, वरना हम आपके खिलाफ बल प्रयोग करेंगे, राहुल सक्सेना ने चेतावनी दी। ठीक है, आप बदबूदार सुरक्षा गार्ड बस अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार रहें, प्रिया गुप्ता ने उग्र स्वर में कहा। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। जैसे ही कॉल जुड़ा, प्रिया गुप्ता का लहजा अचानक बेहद आकर्षक हो गया। श्रीमान रोहन, मैं समुदाय के गेट पर हूँ। आपके समुदाय के बदबूदार सुरक्षा गार्ड ने मुझे नीचा दिखाया और मुझे अंदर नहीं जाने दिया, और उन्होंने उस हारे हुए रणविजय को अंदर
जाने दिया, ठीक है, मैं दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगी। कॉल खत्म होने के बाद प्रिया गुप्ता का लहजा फिर से कटु हो गया। श्रीमान रोहन जल्द ही यहाँ होंगे, बस अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार रहें। रणविजय को समुदाय के गेट से शाही बाग नंबर 9 विला तक पहुंचने में आधा घंटा लगा। वह इस इमारत से गहराई से प्रभावित हुआ, जो एक महल की तरह शानदार थी। चेहरा पहचान के माध्यम से विला में प्रवेश करने के बाद रणविजय को अपने मोबाइल फोन पर शाही बाग नंबर 9 विला का परिचय देने वाला एक वीडियो प्राप्त हुआ। विला का भूतल क्षेत्र 1600 वर्ग मीटर है और इसके नीचे लगभग 3000 वर्ग मीटर का विशाल स्थान है। विभिन्न शानदार सजावटों के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है और भूमिगत हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। इसे पूरी तरह से प्रलय सुरक्षित घर के मानकों के अनुसार बनाया गया था और सजावट की लागत घर की बिक्री मूल्य से भी अधिक थी। विला का मोटा मोटा परिचय प्राप्त करने के बाद रणविजय बिना रुके गराज की ओर चला गया। वह शीर्ष सुपरकार चुपचाप मेरे लिए इंतजार कर रही थी। जब रणविजय ने इस शीर्ष सुपरकार को देखा तो वह इससे गहराई से आकर्षित हो गया। अतिशयोक्तिपूर्ण कार मॉडल में कोई संयम नहीं था, ये गर्व से घोषणा कर रहा था कि यह कष्टप्रद नहीं है। रणविजय की नज़र में उसका लाइकन हाइपरस्पोर्ट फिल्म में दिखाए गए से भी ज्यादा शानदार था। रणविजय तुरंत कार में बैठ गया और इंजन शुरू किया। इसने जो हवा की लहरें छोड़ी, उन्होंने घोषणा की कि यह एक सच्चा इस्पात राक्षस है। रणविजय ने गराज का दरवाजा खोला, स्पोर्ट्स कार शुरू की और लाइकन हाइपरस्पोर्ट एक काले भूत में बदल गया और बाहर निकल गया। जब रणविजय समुदाय के गेट पर पहुंचा, वहां एक अच्छा तमाशा हो रहा था। इस समय रोहन रॉय पहले ही प्रिया गुप्ता के पास पहुंच चुका था। उसका चेहरा अधीरता से भरा हुआ था। आप सुरक्षा गार्डों को क्या हो गया है? जिन्हें अंदर आने देना चाहिए उन्हें नहीं आने दे रहे, लेकिन जिन बिल्लियों और कुत्तों को नहीं आना चाहिए उन्हें अंदर जाने दे रहे हो। मेरी सालाना लगभग 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी फी मजाक के लिए नहीं है। अगर आप कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो आपकी नौकरी खत्म। रोहन रॉय ने अपना सारा गुस्सा सामने खड़े सुरक्षा गार्डों पर निकाला। ये सुरक्षा गार्ड स्वाभाविक रूप से रोहन रॉय को जानते थे और वे जानते थे कि यह एक मुश्किल चरित्र है, इसलिए वे सब चुप हो गए। उन्होंने राहुल सक्सेना को सामने धकेल दिया, उम्मीद करते हुए कि वह अकेले रोहन रॉय के गुस्से को शांत कर सकता है। श्रीमान रोहन, गुस्सा न करें। राहुल, बताओ कि क्या हो रहा है। प्रॉपर्टी मैनेजर अजय वर्मा और सुरक्षा कप्तान विनोद चौहान भी मौके पर पहुंच गए और विनोद चौहान ने गंभीर स्वर में पूछा, कप्तान, वह महिला हमारे समुदाय के मालिकों के लिए परेशानी पैदा कर रही थी, इसलिए मैंने अपने भाइयों से उसे भगाने को कहा। राहुल सक्सेना को थोड़ा अन्याय महसूस हुआ, वह तो बस नियमों और विनियमों के अनुसार काम कर रहा था। समुदाय का मालिक, मैंने कहा, रणविजय समुदाय का मालिक नहीं हो सकता, उसने बस कुछ चालाकी से दरवाजा खोलकर अंदर घुस लिया। प्रिया गुप्ता ने जल्दी से कहा, शाही बाग समुदाय में सबसे सस्ता टाउन हाउस भी करोड़ों रुपए का है। रणविजय, जो घर से खाली हाथ निकाला गया, इसे कैसे खरीद सकता था? कप्तान, सुपरवाइजर, मैंने वाकई झूठ नहीं बोला। उस व्यक्ति ने चेहरा पहचान के जरिए प्रवेश किया और सिस्टम ने मालिक की जानकारी भी याद दिलाई। राहुल सक्सेना ने तर्क दिया, चूंकि इसमें एक और मालिक शामिल है, प्रॉपर्टी मैनेजर अजय वर्मा स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से रोहन रॉय के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। शाही बाग समुदाय के मालिक या तो अमीर हैं या कुलीन, और उन्हें इच्छानुसार नाराज नहीं किया जा सकता। श्रीमान रोहन, मुझे कुछ जानकारी निकालने दें। अगर वह व्यक्ति विशेष साधनों का उपयोग करके अंदर गया है तो मैं तुरंत सुरक्षा कर्मियों को उसे पकड़ने के लिए व्यवस्था करूंगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति मालिक है, हालांकि हमारे सुरक्षा गार्डों का व्यवहार थोड़ा अनुचित था, मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। अजय वर्मा ने जल्दी से कहा। रोहन रॉय ने सिर हिलाया और प्रिया गुप्ता की ओर एक नज़र डाली। अगर प्रिया गुप्ता ने बकवास करने की हिम्मत की तो मैं इस औरत को कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। वह सिर्फ उसके लिए एक बेटा पैदा करने वाली थी, लेकिन उसके बाहर और भी नाजायज बच्चे थे। रोहन रॉय की नज़र महसूस करके प्रिया गुप्ता सहम गई। सौभाग्य से प्रिया गुप्ता को पर्याप्त आत्मविश्वास था। वह कायर रणविजय शाही बाग समुदाय का मालिक कैसे हो सकता था? प्रॉपर्टी मैनेजर के स्पष्ट जांच करने का इंतजार करें, फिर सुरक्षा गार्ड को अंदर भेजकर उस नाजायज को पकड़ें। उस समय मैं उस कायर को सबक जरूर सिखाऊंगी। एक पल में अजय वर्मा ने रणविजय की मालिक के रूप में जानकारी डाली। खासकर जब उसने देखा कि रणविजय वास्तव में शाही बाग नंबर 9 विला का मालिक है, तो अजय वर्मा का रवैया अचानक सख्त हो गया। यह शाही बाग नंबर 9 विला है। इस विला का निदेशक होने के लिए रोहन रॉय की तो बात ही छोड़ दें, उनके पिता भी इसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसके अलावा अब परेशानी पैदा करने वाली व्यक्ति केवल रोहन रॉय की प्रेमिका है। श्रीमान रोहन, सत्यापन के बाद वह सज्जन वास्तव में हमारे समुदाय के मालिक हैं। अजय वर्मा के शब्द सुनने के बाद रोहन रॉय ने प्रिया गुप्ता के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हें शर्मिंदगी हुई। रोहन रॉय वास्तव में एक विकृत व्यक्ति है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है।
उसके लिए प्रिया गुप्ता सिर्फ एक खिलौना थी जिसे वह इच्छानुसार हेरफेर कर सकता था। हालांकि अपने समुदाय में रहने वाले मालिकों का सामना करते समय रोहन रॉय निश्चित रूप से सही रवैये के साथ उनका सामना करेगा। प्रिया गुप्ता ने अपने समुदाय के मालिक को नाराज कर दिया था और रोहन रॉय इतना पागल नहीं था कि वह वापस जाकर ऐसी हरकत करे। प्रिया गुप्ता इस अचानक थप्पड़ से जमीन पर गिर गई। नहीं नहीं श्रीमान रोहन, मैंने वाकई आपसे झूठ नहीं बोला। जो अंदर गया वह रणविजय था। रणविजय कंप्यूटर विभाग का टॉप स्टूडेंट है। उसने जरूर सिस्टम को हैक करके डेटा बदल दिया होगा। वह शाही बाग समुदाय का मालिक कैसे हो सकता है? आप सब उससे धोखा खा गए हैं। प्रिया गुप्ता जमीन पर घुटनों के बल बैठी रोहन रॉय की टांगों को गले लगाकर रोने लगी। रुकिए, क्या आप मुझे झूठा कह रहे हैं? रणविजय कार से उतरा और सामने चल रहे तमाशे को रुचि के साथ देखा। हाँ, वह रणविजय है। वह झूठा है। आप सब उससे धोखा खा गए हैं। उसे अभी पकड़ लें। प्रिया गुप्ता ने ऐसा बोला जैसे उसे कोई जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। लेकिन प्रिया गुप्ता को छोड़कर बाकी कोई नहीं हिला। यहाँ तक कि रोहन रॉय, जो पहले रणविजय के सामने इतना अहंकारी था, ने भी भेड़िया सुपरकार को देखकर कोई जल्दबाजी नहीं की। महोदया, अगर आप हमारे मालिक के प्रति और असभ्य व्यवहार करेंगी तो हमें आपको बाहर निकालना होगा, अजय वर्मा ने दृढ़ स्वर में कहा। शाही बाग नंबर 9 विला के मालिक के रूप में ये पहचान प्रॉपर्टी टीम को बिना किसी हिचक के रणविजय के पक्ष में खड़ा करने के लिए पर्याप्त थी। श्रीमान रोहन, क्या आप भूल गए? वह रणविजय है। वह इतना काय है, वह शाही बाग समुदाय का मालिक नहीं हो सकता। रणविजय ने जरूर कुछ चालाकी की होगी। प्रिया गुप्ता ने रोहन रॉय का हाथ और जोर से पकड़ा। मैनेजर अजय, कृपया इस सज्जन की पहचान सत्यापित करें। क्या वह वास्तव में शाही बाग नंबर 9 विला का मालिक है? रोहन रॉय का आंकड़ा बहुत हल्का था, लेकिन उसकी लटकती हुई मुट्ठियां कसकर बंद थीं। सबसे अच्छा होगा अगर यह सब रणविजय ने किया हो और वह भेड़िया सुपरकार भी रणविजय ने शाही बाग नंबर 9 विला से चुराई हो। अगर रणविजय वास्तव में शाही बाग नंबर 9 विला का मालिक है तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। रोहन रॉय ने जो कहा उसे सुनकर अजय वर्मा ने अनजाने में रणविजय राठौड़ की ओर सवालिया नजर डाली। रोहन रॉय एक रुतबे वाले व्यक्ति हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से बेकार की बातें नहीं करेंगे। इसके अलावा रोहन रॉय और प्रिया गुप्ता ने जो कहा वह बहुत विश्वसनीय था, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि वे इसे गढ़ रहे हैं। इसके अलावा शाही बाग विला का नंबर 9 विला लंबे समय से खाली पड़ा था। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी कर्मचारियों को भी नहीं पता था कि कोई वहां रहने आया है। रणविजय राठौड़ की पहचान वाकई में संदिग्ध थी, लेकिन जब अजय वर्मा की नजरें रणविजय राठौड़ से मिली तो अजय वर्मा को एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। ओह, क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? रणविजय राठौड़ ने अजय वर्मा को रुचि के साथ देखा। उनका लहजा अनिर्वचनीय रूप से ठंडा था। श्रीमान राठौड़, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि अन्य मालिकों ने उचित सवाल उठाए हैं, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी टीम को भी एक स्पष्टीकरण देना होगा। हमारे बैकएंड डेटा के माध्यम से हम आपकी पहचान की पुष्टि करने में सक्षम हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि आप हमारी टीम के साथ मिलकर अन्य मालिकों के संदेह को दूर करने में सहयोग करें। लेकिन यदि आप सहयोग करने के इच्छुक नहीं हैं, तो हम बाकी मुद्दों को संभाल लेंगे और कभी भी आपके जीवन में खलल नहीं डालेंगे, अजय वर्मा ने जल्दी से कहा। रणविजय राठौड़ ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि अजय वर्मा प्रॉपर्टी मैनेजर बन पाए। इस तरह के रवैये में वाकई में कोई कमी नहीं थी। अजय वर्मा का पक्षपात अधिकतर रणविजय राठौड़ की शाही बाग नंबर 9 विला के मालिक होने की पहचान के कारण था। यदि उनके पास इस तरह की पहचान नहीं होती तो अजय वर्मा कभी भी रोहन रॉय को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाते। मैं यह मामला तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि समुदाय में अफवाहें फैलाने और परेशानी पैदा करने वाले लोग हों। रणविजय राठौड़ ने यह वाक्य छोड़ा और फिर से वोल्फ कप सुपरकार में सवार हो गए। हवा की लहरों के साथ एक गर्जना के साथ स्पोर्ट्स कार तेजी से दूर चली गई, जिससे सभी लोग अलग अलग भावनाओं के साथ रह गए। श्रीमान राठौड़, हमारी प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड डेटा सुरक्षित है और इसके हैक होने की कोई संभावना नहीं है। वह श्रीमान रणविजय राठौड़ वाकई में शाही बाग नंबर 9 विला के मालिक हैं, अजय वर्मा ने रोहन रॉय से विनम्रतापूर्वक कहा, फिर मुड़कर प्रिया गुप्ता की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि यह महिला हमारे समुदाय के मालिकों के बारे में अफवाहें क्यों फैलाएगी। मुझे ये भी नहीं पता कि यह महिला हमारे समुदाय के मालिकों के बीच विवाद क्यों भड़काना चाहती है। यदि यह महिला इस तरह का व्यवहार जारी रखती है तो हमारी प्रॉपर्टी प्रबंधन टीम समुदाय के मालिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। इस समय अजय वर्मा का लहजा पहले जैसा विनम्र और मैत्रीपूर्ण नहीं था जैसा कि उन्होंने रोहन रॉय के साथ बात की थी। अजय वर्मा ने भी दुनिया देखी थी। उन्होंने एक नज़र में पहचान लिया कि प्रिया गुप्ता सिर्फ रोहन रॉय की प्रेमिका थी। रणविजय राठौड़ और रोहन रॉय दोनों ही शाही बाग समुदाय के मालिक हैं। अजय वर्मा के पास उनके बीच के संघर्ष में शामिल होने का कोई तरीका नहीं था।
प्रिया गुप्ता जैसे किसी ऐसे व्यक्ति पर संघर्ष को स्थानांतरित करना बेहतर होगा जो पर्याप्त सम्मानजनक नहीं है। तुम सिर्फ एक साधारण प्रॉपर्टी मैनेजर हो। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम इस तरह बात करो? ठीक है, मुझे समझ आ गया। क्या रणविजय राठौड़ ने तुम्हें कोई फायदा दिया? तुम लोग मिलकर मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। प्रिया गुप्ता को अचानक एहसास हुआ, श्रीमान राठौड़, ये बेकार प्रॉपर्टी वाले आपको बिल्कुल सम्मान नहीं देते। क्या मुझे नहीं पता कि वह कायर रणविजय राठौड़ कौन है? श्रीमान राठौड़, आप उनके द्वारा धोखा न खाएं। प्रिया गुप्ता ने तुरंत एक चेहरा बनाया और अपने पास खड़े रोहन रॉय को खुश करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से प्रिया गुप्ता का इंतजार कर रहा था रोहन रॉय का एक क्रूर थप्पड़। अजय वर्मा ने जो कहा उसे सुनने के बाद रोहन रॉय ने अपनी छाती में मौजूद गुस्से को सीधे प्रिया गुप्ता पर उतार दिया। प्रिया गुप्ता सिर्फ रोहन रॉय का एक खिलौना थी। अगर उसने उनके लिए एक बेटे को जन्म नहीं दिया होता तो रोहन रॉय उसे बहुत पहले छोड़ चुके होते। अब ऐसी मूर्ख महिला की वजह से उन्होंने अपनी इज्जत खो दी और एक ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसके बारे में संदेह है कि उसका शक्तिशाली बैकग्राउंड है। रोहन रॉय को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? तुम्हें बेहतर होगा कि प्रार्थना करो कि रणविजय राठौड़ का कोई बैकग्राउंड न हो, वरना तुम मर जाओगी। रोहन रॉय ने यह बात क्रूरता से कही और फिर शाही बाग विला में चले गए। रोहन रॉय की सबसे बड़ी प्राथमिकता अब रणविजय राठौड़ की पहचान की पुष्टि करना थी। उनके पास इस मूर्ख महिला पर और समय बर्बाद करने का समय नहीं था। प्रिया गुप्ता को रोहन रॉय ने जोरदार थप्पड़ मारा और वह जमीन पर गिर पड़ी। तीव्र दर्द ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। प्रिया गुप्ता तुरंत जमीन से उठी और रोहन रॉय का पीछा करने लगी। श्रीमान राठौड़, मुझ पर विश्वास करें, यह जरूर उस कायर रणविजय राठौड़ की चाल है। श्रीमान राठौड़, उस हारे हुए व्यक्ति द्वारा धोखा न खाएं। हालांकि इससे पहले कि प्रिया गुप्ता रोहन रॉय को पकड़ पाती, उसे सुरक्षा टीम के हाथों में मौजूद विस्फोट रोधी कांटे ने फिर से जमीन पर गिरा दिया। महोदया, कृपया हमारे समुदाय के मालिकों को परेशान करना बंद करें। हमारे समुदाय में आपका स्वागत नहीं है, अजय वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, फिर हाथ हिलाया और सुरक्षा गार्डों ने प्रिया गुप्ता को जमीन से उठाकर ले गए। प्रिया गुप्ता ने संघर्ष किया और लगातार गालियां देती रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बदबूदार सुरक्षा गार्डों, मेरे साथ ऐसा करने की? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं रोहन शाह के बच्चे की माँ हूँ। मुझे छोड़ दो, वरना तुम अपनी नौकरी खो दोगे। प्रिया गुप्ता की चीख पुकार न केवल सुरक्षा गार्डों के कार्यों को रोकने में विफल रही, बल्कि उन्हें और भी हिंसक बना दिया। सुरक्षा गार्ड भी इंसान हैं और उनका भी गुस्सा होता है। वे प्रिया गुप्ता के खिलाफ पहले से ही रंजिश रखते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस अवसर का उपयोग इसे निकालने के लिए किया। अजय वर्मा ने लगातार हंगामा कर रही प्रिया गुप्ता को देखा और सीधे पुलिस को फोन किया। चूंकि यह घटना जयपुर के शाही बाग समुदाय से संबंधित थी, पुलिस स्वाभाविक रूप से जल्द घटनास्थल पर पहुंची और फिर उन्मादी प्रिया गुप्ता को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। रणविजय राठौड़ को समुदाय के प्रवेश द्वार पर होने वाले इस नाटक के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं पता था। इस समय वह इस सुपर स्पोर्ट्स कार को चला रहे थे जिसके दुनिया में केवल 7 हैं, और सड़क पर गर्जना करते हुए इस प्रदर्शन राक्षस द्वारा दी जाने वाली अंतिम अनुभूति का आनंद ले रहे थे। जयपुर में दिखाई देने वाली इस सुपर स्पोर्ट्स कार ने जल्दी ही बहुत ध्यान आकर्षित किया और यहां तक कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। पलक झपकते ही पूरे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में हलचल मच गई। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि इस सुपर कार का मालिक कौन है। किस तरह का अमीर व्यक्ति ऐसी स्पोर्ट्स कार का मालिक हो सकता है? जहां तक कार में बैठे रणविजय राठौड़ की बात है, वह इस यात्रा के गंतव्य मयूर रेस्तरां की ओर बढ़ रहे थे। रणविजय राठौड़ ने जयपुर के इस 3 स्टार मिशेलिन रेस्तरां के बारे में लंबे समय से रेस्तरां के बारे में बहुत समय से सुना था। अब जब रणविजय राठौड़ के पास इतनी संपत्ति थी, वे स्वाभाविक रूप से अपनी भूख को संतुष्ट करने में कोई समझौता नहीं करने वाले थे। जल्द ही सुपरकार मयूर रेस्तरां के दरवाजे पर रुकी। रणविजय राठौड़ ने कार की चाबी दरबान रमेश तिवारी को सौंपी और सीधे रेस्तरां में चले गए। रमेश तिवारी ने स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की, जो साधारण कपड़े पहने हुए था लेकिन एक शीर्ष श्रेणी की स्पोर्ट्स कार से उतरा था। उसने सावधानीपूर्वक रणविजय राठौड़ की कार को पार्किंग स्थल पर ले गया, इस डर से कि वह इस शीर्ष श्रेणी की स्पोर्ट्स कार को टकरा न दे। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो वह कार बेचकर भी मुआवजा नहीं दे पाएगा। जैसे ही रणविजय राठौड़ होटल की लॉबी में घुसे, उन्हें एक काले सूट में एक व्यक्ति, विकास मेहरा, ने रोका। क्षमा करें महोदय, क्या आपके पास आरक्षण है? हालांकि विकास मेहरा का लहजा विनम्र था और उसके चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी, रणविजय राठौड़ उसकी आंखों में उदासीनता को महसूस कर सकते थे। क्या बिना आरक्षण के हम खाना नहीं खा सकते? रणविजय राठौड़ ने पूछा। मुझे खेद है महोदय, हम एक सदस्यता होटल हैं और केवल सदस्यों के लिए खुले हैं। यदि आप हमारे सदस्यों के अतिथि नहीं हैं तो हम आपको समायोजित नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे होटल में यह नियम भी है कि औपचारिक पोशाक में ही प्रवेश किया जा सकता है।
विकास मेहरा ने कहा। इस समय हॉल में खड़े मैनेजर संजय खन्ना ने यहां होने वाले विवाद को स्पष्ट रूप से देखा और जल्दी से वहां पहुंचे, हाथ हिलाकर वेटर को भगाया और बोले, नमस्ते महोदय, मैं इस होटल का मैनेजर हूं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? हालांकि संजय खन्ना का लहजा विनम्र था, लेकिन यह एक अनिर्वचनीय अहंकार का एहसास देता था। मैं बस यहां खाना खाना चाहता हूं। रणविजय राठौड़ ने साफ सुथरे सूट में होटल मैनेजर को देखा और बोले, मुझे खेद है महोदय, मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए था कि हमारा होटल केवल सदस्यों को समायोजित करता है। मैं समझता हूं कि आप हमारे होटल के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे खेद है। संजय खन्ना को रणविजय राठौड़ ने बीच में ही रोक दिया। ठीक है, मैं समझ गया। फिर मैं आपके होटल का सदस्य बन जाऊंगा। सदस्यता शुल्क कितना है? रणविजय राठौड़ ने बोलते हुए अपना बैंक कार्ड निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। संजय खन्ना स्पष्ट रूप से रणविजय राठौड़ के जवाब से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने लहजे को समायोजित किया और बोला, मुझे खेद है महोदय, हमारे रेस्तरां की सदस्यता को इच्छानुसार नहीं खोला जा सकता। हमारे रेस्तरां का सदस्य बनने के केवल 2 तरीके हैं। एक है अन्य सदस्यों द्वारा आमंत्रित किया जाना और दूसरा है संबंधित संपत्ति प्रमाणन पास करना। आप केवल सदस्यता शुल्क का भुगतान करके हमारे होटल के सदस्य नहीं बन सकते। संजय खन्ना ने कहा। उसका लहजा अभी भी विनम्र था, लेकिन उसमें पहले से कहीं अधिक अहंकार झलक रहा था। ठीक है, रणविजय राठौड़ ने हाथ बढ़ाकर मैनेजर को रोका। बस मुझे बताइए कि 1 लाख रुपये आपके होटल में खाना खाने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं? रणविजय राठौड़ के शब्दों को सुनकर होटल मैनेजर स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। रणविजय राठौड़ के शरीर पर पहने हुए कपड़े सभी मिलाकर 1000 रुपये से कम के थे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था जो एक खाने पर 1 लाख रुपये खर्च कर सकता हो। होटल मैनेजर ने अपने दिमाग में भी एक निर्णय लिया। उसने अनुमान लगाया कि रणविजय राठौड़ ने यह बात इसलिए कही क्योंकि उसे अपनी इज्जत खोने का डर था। उसने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी संपत्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर 1 लाख पर्याप्त नहीं है तो 2 लाख रुपये शायद आपके होटल में खाना खाने के लिए पर्याप्त होंगे। रणविजय राठौड़ ने फिर से अपने लहजे पर जोर दिया। हालांकि होटल मैनेजर की नज़रों में ये व्यवहार उनकी पिछली धारणा को और पुख्ता करता था। अगर 2 लाख भी पर्याप्त नहीं है तो 3 लाख क्या कहते हैं? अब होटल मैनेजर के दिमाग में केवल एक ही विचार था, वह वर्तमान समस्या से कैसे निपटे। रणविजय राठौड़ को सीधे सुरक्षा गार्डों द्वारा बाहर निकालना निश्चित रूप से असंभव था। सबसे जरूरी काम यह था कि रणविजय राठौड़ को अपनी इज्जत बचाते हुए स्वेच्छा से जाने के लिए राजी किया जाए। इस समय हेडसेट में एक हांफती हुई आवाज सुनाई दी। मैनेजर, मैंने अभी इस अतिथि के लिए कार पार्क की। यह अतिथि वही वोल्फ कप सुपर कार चला रहा है जो द फास्ट एंड द फ्यूरियस में दिखाई दी थी, लेकिन वह साधारण कपड़े पहने हुए है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा मैनेजर। रमेश तिवारी ने सावधानीपूर्वक सुपर स्पोर्ट्स कार को पार्किंग स्थल पर खड़ा किया, जिसे अगर टकरा जाए तो वह अपनी जिंदगी भर की कमाई से भी मुआवजा नहीं दे पाएगा। और फिर उसने मैनेजर को सूचित करना याद किया। अगर समय पर सूचना नहीं देने के कारण कुछ गलत हो गया तो वह निश्चित रूप से अपनी मुश्किल से कमाई गई नौकरी खो देगा। रमेश तिवारी ने जो कहा उसे सुनकर होटल मैनेजर को पैरों से लेकर सिर तक ठंडक महसूस हुई। होटल मैनेजर ने तुरंत अपने पिछले रवैये और शब्दों को याद किया और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं थी, उसने जल्दी से कहा, महोदय, क्या वह लाइकन हाइपरस्पोर्ट आपकी कार है? होटल मैनेजर का रवैया अभी भी विनम्र था, लेकिन अहंकार पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी जगह चापलूसी ने ले ली थी। होटल मैनेजर को बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि यह सुपरकार रणविजय राठौड़ ने किराए पर ली थी। यह एक जादुई कार है जिसके दुनिया में केवल 7 ही हैं। ये कहना तो दूर की कोई ऐसी कार किराए पर देगा, भले ही यह वाकई में किराए पर ली गई हो। ये तथ्य कि रणविजय राठौड़ इसे किराए पर लेने में सक्षम है, ये दर्शाता है कि उनकी संपर्कों का नेटवर्क असाधारण है। हाँ, रणविजय राठौड़ ने सिर हिलाया। प्रिय महोदय, कृपया मेरे साथ आएं। होटल मैनेजर ने थोड़ा झुककर हाथ बढ़ाया और रणविजय राठौड़ को मार्गदर्शन किया। क्यों, क्या ये सदस्यता होटल नहीं है जो केवल सदस्यों की सेवा करता है? महोदय, आपकी योग्यता को देखते हुए हमारे होटल के लिए ये सम्मान की बात है कि आप हमारे सदस्य बने। कृपया मेरे साथ आएं। होटल मैनेजर का रवैया और भी विनम्र हो गया और वह रणविजय राठौड़ को एक निजी कमरे में ले गया। रणविजय राठौड़ ने कोई व्यंजन ऑर्डर नहीं किया, बल्कि केवल होटल से शेफ के कुछ विशेष व्यंजन तैयार करने के लिए कहा। रणविजय राठौड़ के शब्दों को सुनकर होटल मैनेजर एक शाही फरमान प्राप्त करने की तरह कमरे से बाहर निकला। दरवाजा बंद करने के बाद वह तुरंत रसोई की ओर दौड़ा। संभावित पिछली गलतियों की भरपाई करने के लिए होटल के शेफ को अपनी सारी कुशलता का उपयोग करके रणविजय राठौड़ को संतुष्ट करना होगा। शेफ करण मेहता, हमारे रेस्तरां में एक विशिष्ट अतिथि हैं। कृपया अपनी सर्वश्रेष्ठ पाक कला का उपयोग करके इस अतिथि के पेट को संतुष्ट करें। संजय खन्ना ने कहा, लेकिन उसे एक बुरी खबर मिली।
शेफ करण मेहता आज छुट्टी पर हैं और रेस्तरां में नहीं हैं। हालांकि रसोई में मौजूद शेफ सामान्य अतिथियों को संभाल सकते हैं, लेकिन उनकी पाक कला निश्चित रूप से शेफ करण मेहता जितनी अच्छी नहीं है। संजय खन्ना ने जल्दी से अपने सेल फोन निकाला और शेफ करण मेहता को फोन किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह जल्दी वापस आ सकें। मुझे खेद है संजय, मैं अभी समुद्र में मछली पकड़ रहा हूँ। अगर मैं अभी वापस लौटूं तो भी मुझे रेस्तरां पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। आप दुकान में मौजूद छोटे लोगों पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, खासकर नंदिनी पर। वह बहुत प्रतिभाशाली रसोइया है, लेकिन उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिला है। संजय खन्ना फोन पर इतने परेशान और निर्णायक थे कि उन्हें लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। अंत में संजय खन्ना केवल अपनी किस्मत आजमा सकते थे और अपनी आखिरी उम्मीद शेफ करण मेहता द्वारा उल्लिखित नंदिनी जोशी पर रख दी। नंदिनी जोशी, हमारे रेस्तरां में अभी एक विशिष्ट अतिथि हैं। आपको अपनी सारी पाक कला का उपयोग करके उन्हें संतुष्ट करना होगा। अगर आप ऐसा कर पाईं तो मैं तुरंत आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि दूंगा। संजय खन्ना एक युवा लड़की के पास गया और बोला। लड़की का छोटा सा शरीर ढीले शेफ के यूनिफॉर्म में लिपटा हुआ था और वह एक बच्चे की तरह लग रही थी जो वयस्क होने का नाटक कर रहा हो। ये सिर्फ एक अतिथि है, मेरे ऊपर छोड़ दो, नंदिनी जोशी ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। जब बात खाना पकाने की आती थी तो नंदिनी जोशी हमेशा अत्यधिक आत्मविश्वास से भरी रहती थी। नंदिनी जोशी स्टोव के सामने खड़ी हुई और उसका पूरा उत्साह और ऊर्जा पल में पूरी तरह से बदल गई। इस समय वह पूरी तरह से एक बच्चे से, जो शेफ की भूमिका निभा रहा था, रसोई में एक नेता में बदल गई थी। उसके कुशल हाथों के नीचे सामग्रियां एक के बाद एक उत्कृष्ट व्यंजन में बदल गईं और रणविजय राठौड़ की मेज पर परोसी गईं। महोदय, क्या आपको हमारे होटल का खाना पसंद आया? संजय खन्ना ने विनम्रतापूर्वक पूछा। बुरा नहीं, रणविजय राठौड़ ने सिर हिलाया। रणविजय राठौड़ ने कसम खाई कि उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। रणविजय राठौड़ को यहाँ तक कि इस रेस्तरां को अपनी निजी कैंटीन बनाने की इच्छा हो रही थी। हमारे होटल के लिए ये सम्मान की बात है कि आपको हमारी स्वीकृति मिली। संजय खन्ना के चेहरे का भाव और भी चापलूस हो गया। संतुष्ट होना अच्छा है, बस इतना कि आप पहले हुए छोटे मोटे हादसों की परवाह न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे रणविजय राठौड़ के अचानक शब्दों ने होटल मैनेजर को ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। महोदय, क्या कुछ ऐसा है जो आपको असंतुष्ट करता है? बस आप इसे इंगित करें, हम निश्चित रूप से इसे सुधारेंगे। संजय खन्ना ने तुरंत आश्वासन दिया। ऐसा नहीं है, मुझे बस आपका वह विद्रोही अंदाज ज्यादा पसंद था। आपको थोड़ा वही वापस लाना चाहिए। रणविजय राठौड़ के बोलते ही होटल मैनेजर, जो पहले झुककर बात कर रहा था, ने फिर से सिर उठाया और एक ऐसा भाव दिखाया जो विनम्र और अहंकारी दोनों था। फिर उसने बिल और एक सदस्यता कार्ड रणविजय राठौड़ को सौंपा। रणविजय राठौड़ ने आसानी से भुगतान किया। ऐसा भोजन निश्चित रूप से 1 लाख रुपए का नहीं था। इसकी कीमत केवल 30,000 रुपये से कम थी। ये रणविजय राठौड़ की पहले की कई महीनों की तनख्वाह थी, लेकिन अब के रणविजय राठौड़ के लिए ये सिर्फ एक बूंद थी। जैसे ही रणविजय राठौड़ दरवाजे पर पहुंचे, रमेश तिवारी ने पहले से ही कार को दरवाजे पर ला खड़ा किया था और रणविजय राठौड़ के लिए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही रणविजय राठौड़ ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और कार चलाने की तैयारी की, यात्री पक्ष का दरवाजा अचानक खुला और भारी मेकअप वाली एक लड़की, रिया सिंगला, अंदर घुसी। उसके हाथ में एक सेल्फी स्टिक थी और वह अपने मोबाइल फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। इससे पहले कि रणविजय राठौड़ कुछ कह पाते, रिया सिंगला पहले बोल पड़ी। हेलो भाई, मेरा नाम रिया सिंगला है। मैं एक महिला एंकर हूँ। आपको मुझे जानना चाहिए। मेरे पास 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, रिया सिंगला ने आधी आवाज में कहा। फिर उसने फिर से फोन स्क्रीन की ओर देखा। भाइयों, मैंने हिम्मत जुटाकर इस कार में चढ़ लिया, तो आपने जो रॉकेट्स देने का वादा किया था उसे मत रोकना। हेल्थ भाई, बड़े रॉकेट के लिए धन्यवाद। जून भाई, बड़े हवाई जहाज के लिए धन्यवाद। रिया सिंगला ने फोन स्क्रीन पर मुंह बनाते हुए कहा। मैंने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, कृपया मेरी कार से उतर जाएं। रणविजय राठौड़ ने स्पष्ट रूप से कहा। भाई, अगर मुझे इस तरह भगा दिया गया तो लाइव स्ट्रीमिंग रूम के भाइयों द्वारा मुझे सजा दी जाएगी। भाई, आप नहीं चाहेंगे कि रिया को सजा मिले, है ना? रिया सिंगला ने बोलते हुए अपनी कमर को और मरोड़ा और अपने हाथों से कुछ छोटी मोटी हरकतें की। उसने अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर खींचा, जिससे काले स्टॉकिंग्स में लिपटी उसकी लंबी टांगें दिखाई दी, और फिर उसने अपने हाथों से कॉलर को नीचे खींचा, जिससे उसकी छाती पर की दरार और स्पष्ट हो गई। बस इन छोटी छोटी हरकतों से रणविजय राठौड़ ये निष्कर्ष निकाल सकते थे कि रिया सिंगला एक अशोभनीय महिला थी जो सक्रिय रूप से उनके पास आई थी। निश्चित रूप से, एक बार जब आपके पास पैसा हो तो ऐसी खराब महिलाएं मक्खियों की तरह आपके पास आएंगी। रणविजय राठौड़ को अचानक रुचि हुई और वह इस महिला एंकर को छेड़ना चाहते थे। भाई, अगर आप मजाक नहीं कर रहे तो आप वाकई मुझे नहीं जानते। मैं अभी भी एक बड़ी एंकर हूँ, रिया सिंगला ने फिर से कहा।
रणविजय राठौड़ ने भी रिया सिंगला के लहजे में अविश्वास सुना। ऐसा लगता था कि रिया सिंगला को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि रणविजय राठौड़ की उम्र का कोई व्यक्ति वाकई उसे नहीं पहचानता। वह जरूर उनका मजाक उड़ा रहा होगा। नहीं जानता, रणविजय राठौड़ ने फिर से दोहराया। भाई, लाइव स्ट्रीमिंग रूम के फैंस ने कहा कि आपकी कार वह पौराणिक वोल्फ कब है। कहा जाता है कि दुनिया में इनके केवल 7 ही हैं। क्या ये सच है? सच है तो कृपया उतर जाएं। अगर आपने इंटीरियर को नुकसान पहुंचाया तो आप मुआवजा नहीं दे पाएंगी। रणविजय राठौड़ के शब्दों ने रिया सिंगला के चेहरे पर जमी मुस्कान को तुरंत जमा दिया। क्या इस सामने बैठे व्यक्ति को बातचीत करना आता है? क्या सिर्फ इसलिए कि आप अमीर हैं आप दूसरों को इस तरह नीचा दिखा सकते हैं? हालांकि वह मन ही मन असंतुष्ट थी, लेकिन रिया सिंगला कभी भी इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाएगी। शायद वह अपने जीवन में इस स्तर के अमीर व्यक्ति से केवल एक बार ही मिलेगी। भले ही वह सामने बैठे व्यक्ति के साथ कुछ विकसित न कर पाए, उसे इस वोल्फ कप सुपरकार की लोकप्रियता का फायदा उठाना होगा। अब उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में ऑनलाइन लोगों की संख्या आसमान छू रही थी। भाई, आप बहुत मजा किया है। मैं सावधान रहूंगी और आपकी कार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर वाकई में कुछ टूट गया तो मैं खुद को आपके लिए मुआवजे के रूप में दे सकती हूँ। रिया सिंगला का लहजा कुछ हद तक नखरेला था, लेकिन रणविजय राठौड़ के अगले शब्दों ने उसे दिल का दौरा दे दिया। आपकी कार मेरी कार जितनी महंगी नहीं है। मैं नुकसान वाला सौदा नहीं करूंगा। झूठ दर्द नहीं देता, सच चाकू है। रणविजय राठौड़ के शब्दों ने तुरंत रिया सिंगला की रक्षा को तोड़ दिया। आखिरकार वह 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली एक बड़ी एंकर और इंटरनेट सेलिब्रिटी है। हालांकि वह रणविजय राठौड़ जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह भी काफी मशहूर है। हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग रूम में ट्रैफिक ने रिया सिंगला को दरवाजा पटक कर जाने की इच्छा को दबाने के लिए मजबूर किया और वह मधुर आवाज में बोलती रही। भाई, मैं सावधान रहूंगी और आपकी कार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन भाई, मेरे लाइव स्ट्रीमिंग रूम के दर्शक जानना चाहते हैं कि वोल्फ कप चलाने का एहसास कैसा होता है। मैंने पहले कभी इतनी शानदार स्पोर्ट्स कार में सवारी नहीं की। क्या आप मुझे एक सवारी के लिए ले जा सकते हैं? भाई, मैं आपकी किसी भी शर्त को मान सकती हूँ। रिया सिंगला ने बोलते हुए रणविजय राठौड़ के और करीब आने की कोशिश की, जैसे कि वह रणविजय राठौड़ के साथ और शारीरिक संपर्क करना चाहती हो। क्या आप किसी भी शर्त को मान सकती हैं? रणविजय राठौड़ को बहुत रुचि थी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि भाई निश्चित रूप से मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे या मुझसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे जो मैं नहीं कर सकती। रिया सिंगला मन ही मन खुश थी। उसने सोचा था कि रणविजय राठौड़ को संभालना इतना मुश्किल होगा, लेकिन वह एक कामुक पुरुष निकला। हालांकि ऐसे पुरुष के साथ एक अच्छी रात बिताना कोई मुश्किल बात नहीं है। वह इतना अमीर और सुंदर है और शायद कुछ होने के बाद वह मेरे लिए कुछ संसाधन ला सकता है। रिया सिंगला के पास बदलाव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। आप सवारी के लिए जा सकती हैं, लेकिन आपको मेरी सवारी के लिए भुगतान करना होगा। अगर यह ठीक है तो हम चलेंगे। रणविजय राठौड़ के शब्दों को सुनकर रिया सिंगला को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यहां तक कि रिया सिंगला को अपनी आकर्षण पर भी संदेह होने लगा। क्या मेरे पास रणविजय राठौड़ के लिए जरा भी आकर्षण नहीं है? मैंने अभी जो कहा वह पहले से ही अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव था, लेकिन अंत में ये किराए से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन जल्द ही रिया सिंगला को समझ आ गया, ये सब सिर्फ रणविजय राठौड़ का मुझे लुभाने का खेल था। इस स्तर का अमीर व्यक्ति भला किराए की परवाह क्यों करेगा? वह सिर्फ इस तरह से मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो, वह सिर्फ एक बदबूदार पुरुष है। ठीक है भाई, चलो शुरू करें। रिया सिंगला ने अपनी सीट बेल्ट बांधी। रणविजय राठौड़ ने एक्सीलरेटर दबाया और रिया सिंगला को अपनी पीठ पर एक मजबूत धक्का महसूस हुआ। जैसे ही रिया सिंगला चीखने वाली थी, गति अचानक कम हो गई। इससे रिया सिंगला को ऐसा लगा जैसे वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली थी, लेकिन वह अचानक रुक गया और उसे बहुत असहज महसूस हुआ। आखिरकार ये शहर में था और रणविजय राठौड़ तेज गति से नहीं चला सकते थे। उस गैस के झटके के लिए मैं आपको 100 रुपये दूंगा। रणविजय राठौड़ के शब्दों ने रिया सिंगला को अपने निर्णय में और दृढ़ कर दिया। रणविजय राठौड़ वाकई मेरे साथ लुभावना खेल खेलना चाहता है। ठीक है भाई, जो कहें वही होगा। अपना ध्यान भटकाने के लिए रिया सिंगला ने लाइव स्ट्रीमिंग रूम में टिप्पणियां देखीं। पूरा स्क्रीन रिया सिंगला को अमीर लड़के के साथ चिपकने की कोशिश करने लेकिन फिर भी अस्वीकार किए जाने का मजाक उड़ाने वाली टिप्पणियों से भरा था। भले ही रिया सिंगला के कट्टर प्रशंसक दृढ़ता से रिया सिंगला का पक्ष लेते थे और उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन इस ट्रैफिक की लहर के सामने कट्टर प्रशंसक बहुत नगण्य थे। लाइव स्ट्रीमिंग रूम पूरी तरह से एक तरफा था। इसने रिया सिंगला को और भी गुस्सा दिला दिया। लाइव स्ट्रीमिंग रूम के ये दर्शक कुछ नहीं जानते और सिर्फ बकवास कर रहे हैं। यह क्या मतलब कि भले ही आप खुद को मुफ्त में दे दें, तब भी आपको पसंद नहीं किया जाएगा। ये ओटाकू, जो असल जिंदगी में रिलेशनशिप भी नहीं बना सकते, बस उनके बीच की खींचतान को नहीं समझते।
इसे सोचकर रिया सिंगला ने कुछ करने का फैसला किया ताकि यह साबित हो कि वह वैसी नहीं है जैसा वे कह रहे हैं। भाई, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो बाद में किराया मांगते समय ज्यादा न मांगना, रिया सिंगला ने शर्मीले ढंग से कहा। ये सुनकर रणविजय और स्पोर्ट्स कार सड़क के किनारे रुक गई, जिसने रिया सिंगला को इतना डरा दिया कि वह चीख पड़ी। भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत शरारती हो। रिया सिंगला ने अपनी छाती पर हाथ रखकर थपथपाया, जिससे उसकी छाती पर का विशाल पहाड़ हिलने लगा। तुमने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं यहाँ तक ड्राइव करूंगा और तुमसे 200 रुपये किराया लूंगा, रणविजय राठौड़ ने कहा। रिया सिंगला को अचानक एहसास हुआ कि उसकी पिछली धारणा गलत थी और ऐसा लगता था कि उसने वाकई में सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया गया। भाई, लेकिन मेरे पास नकद नहीं है, चलो दोस्त बनाते हैं और मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। रिया सिंगला को अचानक एक विचार आया और उसने अपना जवाब दिया। शायद यही कारण है कि रणविजय राठौड़ पैसे लेना चाहता है। इस तरह दोस्त बनाना वाकई में नवीन है। जैसा कि अपेक्षित था, ऐसा नहीं है कि मुझे मुफ्त में देने के बाद भी कोई नहीं चाहता। रणविजय राठौड़ ने अपना सेल फोन रिया सिंगला के सामने रखा। रिया सिंगला ने खुशी खुशी QR कोड स्कैन किया, लेकिन एक भुगतान पेज खुल गया। भाई, क्या तुमने गलत बटन दबाया? ये तो भुगतान कोड है, रिया सिंगला ने आश्चर्य से कहा। और क्या, भुगतान करो और कार से उतर जाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। रणविजय राठौड़ की आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। शुरू में रिया सिंगला नखरे करने की योजना बना रही थी, लेकिन रणविजय राठौड़ के रवैये को महसूस करने के बाद वह क्वेल की तरह आज्ञाकारी हो गई। उसने आज्ञाकारी ढंग से भुगतान किया, कार से उतरी और सुपरकार को दूर जाते हुए देखा। रिया सिंगला को अब लग रहा था कि वह एक जोकर है। नहीं, ये सही नहीं है। भले ही मैं ऐसे अमीर लड़के के साथ रिश्ता नहीं बना पाए, लेकिन जो ट्रैफिक मिला वह वास्तविक था। रिया सिंगला अभी इस समूह के प्रशंसकों को बनाए रखने के लिए बातचीत करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह मुंह खोल पाती, लाइव स्ट्रीमिंग रूम में ऑनलाइन लोगों की संख्या लाखों से घटकर कुछ हजार हो गई। खुद का मजाक उड़ाने के अलावा कोई और निशान नहीं बचा। रिया सिंगला ने अपने दिमाग को समायोजित किया था, लेकिन उसे एक अधिसूचना मिली कि उसका लाइव स्ट्रीमिंग रूम प्रतिबंधित कर दिया गया है। रिया सिंगला ने अपने मोबाइल फोन की काली स्क्रीन को देखा, खोया हुआ महसूस करते हुए। इस समय रणविजय राठौड़ खुशी खुशी ड्राइव कर रहे थे और ड्राइविंग का मजा ले रहे थे। रास्ते में सभी कारें रणविजय राठौड़ की सुपर कार से बहुत लंबी और सुरक्षित दूरी बनाए रखती थीं। आखिरकार, ये कार ऐसी दिखती थी कि इसे नुकसान पहुंचाने का मुआवजा देना संभव नहीं था, और कोई भी अपनी बचत के साथ मजाक नहीं करेगा। इस पर्याप्त जगह ने रणविजय राठौड़ को और भी साहपूर्वक ड्राइव करने की अनुमति दी। एक चौराहे पर दाईं ओर पीछे से एक मासेराती प्रेसिडेंट अचानक तेज हुई, स्पष्ट रूप से रणविजय राठौड़ के सामने घुसने की कोशिश कर रही थी। रणविजय राठौड़ ने जल्दी से ब्रेक दबाया। रणविजय राठौड़ नहीं चाहते थे कि उनकी नई खरीदी सुपर कार को मरम्मत के लिए भेजा जाए। जब मासेराती सफलतापूर्वक आगे घुस गई, तो सामने वाली BMW ने एम्बुलेंस की हॉर्न सुनकर तुरंत ब्रेक लगाया और रास्ता दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मासेराती ने BMW की पीठ पर जोरदार टक्कर मारी। सौभाग्य से कारों की गति बहुत तेज नहीं थी और कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई। रणविजय राठौड़ अभी इन दोनों कारों को बाईपास करके घर जाने वाले थे कि मासेराती से एक भारी मेकअप वाली 20 साल की उम्र की महिला काव्या मल्होत्रा उतरी और रणविजय राठौड़ की कार के सामने आ खड़ी हुई। तुम इस तरह ड्राइव करते हो? अगर तुमने मुझे रोका न होता तो मेरी कार का एक्सीडेंट कभी न होता। तुम पूरी तरह जिम्मेदार हो, काव्या मल्होत्रा ने रणविजय राठौड़ की कार के सामने खड़े होकर दहाड़ा। तुमने जबरदस्ती आगे घुसने की कोशिश की और तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। मुझे नहीं पता कि तुमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खरीदा है या नहीं, जिसे इस तरह की जानकारी नहीं है, रणविजय राठौड़ ने बेरहमी से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? क्या तुम्हें पता है मेरा पति कौन है? ये सिर्फ एक बिना नाम की स्पोर्ट्स कार है। इसमें क्या खास है? तुम्हारी स्पोर्ट्स कार भारत में बनी है ना? अगर तुम स्पोर्ट्स कार नहीं खरीद सकते तो खरीदने की जरूरत नहीं है। बिना नाम की कार खरीदकर इसे सजाने की क्या जरूरत है? काव्या मल्होत्रा ने हाथ कमर पर रखकर अहंकारी ढंग से कहा। आगे की BMW, जिसे पीछे से टक्कर मारी गई थी, का मालिक भी कार से उतरा। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मेरी कार को पीछे से मारा और दूसरों को दोष दे रही हो। तुम पूरी तरह जिम्मेदार हो। मैंने ट्रैफिक पुलिस से संपर्क कर लिया है। BMW मालिक काव्या मल्होत्रा के अहंकारी रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में बोला, मैं पूरी तरह जिम्मेदार? छी, ये स्पष्ट रूप से तुम थे जिन्होंने अचानक ब्रेक लगाया। ओह, मुझे समझ आ गया, तुम मुझे ठगना चाहते हो। यह मत सोचो कि मैं एक महिला हूं तो मुझे आसानी से ठगा जा सकता है। तुम पुलिस को फोन करो, मैं भी पुलिस को फोन करूंगी। बोलते हुए काव्या मल्होत्रा ने पुलिस को फोन किया। हेलो पुलिस, मुझे ठगा गया है और वे मुझे धमकी दे रहे हैं।
जल्दी आओ, मुझे बचाओ, काव्या मल्होत्रा ने रोते हुए आवाज में कहा। काव्या मल्होत्रा ने फिर एक और कॉल किया। हनी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत खतरनाक था। तुम अपनी प्यारी बेबी को शायद फिर कभी न देख पाते। अब 2 लोग मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आकर मुझे बचाओ। फोन कनेक्ट होते ही काव्या मल्होत्रा नखरे भरी आवाज में रोने लगी। वह इतनी दयनीय लग रही थी। अगर रणविजय राठौड़ इसमें शामिल न होते तो रणविजय राठौड़ वाकई में सोचते कि महिलाओं को धमकाया नहीं जाना चाहिए। बस इंतजार करो, पुलिस और मेरा पति जल्द ही यहाँ होंगे। जब वे आएंगे तब तुम्हारी खैर नहीं। काव्या मल्होत्रा ने फोन काटते ही रणविजय राठौड़ और बीएमडब्ल्यू मालिक से क्रूरता से कहा। रणविजय राठौड़ और बीएमडब्ल्यू मालिक ने एक दूसरे की ओर देखा और पुष्टि की कि इस महिला के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। रणविजय राठौड़ के पास इस महिला पर समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। वह अभी कार में बैठने ही वाले थे कि काव्या मल्होत्रा ने उन्हें रोक लिया। तुम क्या करना चाहते हो? भागना चाहते हो? तुम हिट एंड रन कर रहे हो। जब तक मेरा पति नहीं आता मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। काव्या मल्होत्रा ने रणविजय राठौड़ का हाथ पकड़ा और उन्हें जाने से रोका। रणविजय राठौड़ ने काव्या मल्होत्रा के नखरों की परवाह नहीं की और बस उसका हाथ झटक दिया। काव्या मल्होत्रा ने स्थिति का फायदा उठाया और जमीन पर गिर पड़ी, सीधे रणविजय राठौड़ की कार के सामने लेट गई और रोने लगी। ये बहुत ज्यादा है। उसने एक्सीडेंट के बाद हिट एंड रन किया और एक महिला को भी मारा। काव्या मल्होत्रा का बेतुका रवैया रणविजय राठौड़ को गुस्सा दिला रहा था। भाई, क्या तुम इस महिला का चेहरा नहीं देखना चाहते जब ट्रैफिक पुलिस आएगी? बीएमडब्ल्यू मालिक रणविजय राठौड़ के पास आया, उसके कंधे पर थपथपाया और बोला। तब रणविजय राठौड़ ने ध्यान दिया कि वह व्यक्ति कोई साधारण बीएमडब्ल्यू नहीं चला रहा था, बल्कि बीएमडब्ल्यू M8 था, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा थी, जो काव्या मल्होत्रा की मासेराती प्रेसिडेंट से कहीं ज्यादा महंगी थी। इतनी कम उम्र में बीएमडब्ल्यू M8 चलाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इस महिला ने गलत व्यक्ति को छेड़ लिया था। फिर मुझे कुछ रुचि है। रणविजय राठौड़ ने सिर हिलाया और यह उम्मीद करने लगे कि ट्रैफिक पुलिस के परिणाम की घोषणा के बाद इस चालाक महिला का चेहरा कैसा होगा। ये सिर्फ एक कचरा बीएमडब्ल्यू है। तुमने इसे मुझ पर क्यों लगाया? अगर कोई नहीं जानता तो सोचेगा कि तुम कोई लग्जरी कार चला रहे हो। काव्या मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से दोनों की बातचीत सुनी और तुरंत मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जाहिर है, काव्या मल्होत्रा को इस कचरा बीएमडब्ल्यू की कीमत का अंदाजा नहीं था जिसके बारे में वह बात कर रही थी। मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में ज्यादा बदसूरत नहीं रहोगी। बीएमडब्ल्यू मालिक ने काव्या मल्होत्रा की ओर देखा और बोला। फिर उसने प्रशंसात्मक लहजे में रणविजय राठौड़ से बात की। भाई, यह जरूर वह पौराणिक वोल्फ कब है। मैंने इसे पहली बार देखा है। बीएमडब्ल्यू मालिक ने वोल्फ कब को ऐसे देखा जैसे वह कोई अनमोल सुंदरी हो। हाँ, रणविजय राठौड़ ने सिर हिलाया। भाई, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम आरव सिंह है। मैं एक रेसिंग क्लब का मालिक हूँ। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। बीएमडब्ल्यू मालिक ने बोलते हुए रणविजय राठौड़ को एक बिजनेस कार्ड सौंपा। रणविजय राठौड़, मेरे पास अभी बिजनेस कार्ड नहीं है, लेकिन आप मुझे दोस्त के रूप में जोड़ सकते हैं। रणविजय राठौड़ ने देखा कि आरव सिंह उनके प्रति आकर्षित लगता है, इसलिए बोला। दोनों ने जल्दी से एक दूसरे को दोस्त के रूप में जोड़ा। इस दौरान आरव सिंह ने रणविजय राठौड़ को अपने रेसिंग क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रणविजय राठौड़ ने स्वाभाविक रूप से इसे ठुकरा दिया। रणविजय राठौड़ रेसिंग ड्राइवर नहीं है और उन्हें रेसिंग में कोई रुचि नहीं है, इसलिए उनके लिए इसमें शामिल होना असंभव था। हालांकि वह समय आने पर रेसिंग को स्वीकार कर सकते हैं। आरव सिंह ने स्वाभाविक रूप से रणविजय राठौड़ के रवैये का सम्मान व्यक्त किया। बेशक, जब रणविजय राठौड़ और आरव सिंह बात कर रहे थे तब काव्या मल्होत्रा अभी भी चिल्ला रही थी और गालियां दे रही थी। इस महिला से प्रभावित न होने के लिए रणविजय राठौड़ ने आरव सिंह को अपनी वोल्फ कब में बैठने के लिए कहा और ट्रैफिक पुलिस के आने का इंतजार किया। कार में बैठने के बाद आरव सिंह ने वोल्फ कब सुपरकार के इंटीरियर को सावधानीपूर्वक सहलाया। ये क्रिया किसी सुंदरी को सहलाने से भी ज्यादा सावधानी भरी थी। इस क्रिया से यह समझना मुश्किल नहीं था कि आरव सिंह निश्चित रूप से एक कार प्रेमी है। जल्द ही ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जैसे ही रणविजय राठौड़ और आरव सिंह कार से उतरे, उन्होंने काव्या मल्होत्रा को ट्रैफिक पुलिस के सामने उल्टा पुल्टा बोलते सुना। कॉमरेड पुलिस, आप आखिरकार आ गए। अगर आप न आते तो मुझे धमकाकर मार डाला जाता। इस व्यक्ति ने मेरी पार्किंग जगह को दुर्भावनापूर्वक रोका और उस व्यक्ति ने हरे सिग्नल पर जानबूझकर ब्रेक लगाया ताकि मेरी कार उससे टकराए। क्या ये ठगी नहीं है? आप कहते हैं कि मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। पीछे वाला व्यक्ति तो भागने की कोशिश भी कर रहा था। सौभाग्य से आप लोग आ गए, वरना मेरे पास शिकायत करने की कोई जगह न होती, काव्या मल्होत्रा ने कहा। मामले को संभालने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने काव्या मल्होत्रा के बयान को सुनकर अपने कानों पर संदेह किया।
क्या उसका मतलब है कि उसने सामने वाली कार को पीछे से मारा और अब वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? जिम्मेदार रवैये के साथ ट्रैफिक पुलिस ने आरव सिंह और रणविजय राठौड़ के साथ पुष्टि की और निगरानी और ड्राइविंग रिकॉर्ड भी प्राप्त किए। ये पुष्टि हुई कि काव्या मल्होत्रा ने जबरदस्ती ओवरटेक करने की कोशिश की और फिर टक्कर मारी। महोदया, इस बार आपने सामने वाली कार को पीछे से मारा, इसलिए आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना लगाया। ये सुनकर काव्या मल्होत्रा अचानक उत्तेजित हो गई। पूरी जिम्मेदारी? मेरे लिए पूरी जिम्मेदारी? ठीक है, क्या आप लोग मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? भले ही मैंने पीछे से मारा, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि मैं अकेले जिम्मेदार हूं? आप लोग आखिर कैसे ड्राइव करते हैं? काव्या मल्होत्रा ट्रैफिक पुलिस पर चिल्लाए। महोदया, अगर आपको मेरे दंड पर कोई आपत्ति है तो आप ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड में अपील कर सकती हैं। अब कृपया मेरे दंड का सम्मान करें। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने काव्या मल्होत्रा की ओर देखा और स्पष्ट रूप से बोला, क्या आपको पता है मेरा पति कौन है? तुम सिर्फ एक छोटे से ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो। मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारी नौकरी से हटवा दूंगी। छी, जब मेरा पति आएगा तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, काव्या मल्होत्रा ने क्रूरता से कहा। उसी समय उनके पास एक रेंज रोवर रुकी और एक बड़े सोने की चेन वाला एक बड़ा गंजा व्यक्ति बलदेव शर्मा कार से उतरा। हबी, आप लोग आखिरकार आ गए। अगर आप न आते तो मुझे धमकाकर मार डाला जाता। काव्या मल्होत्रा नखरे भरे ढंग से बलदेव शर्मा के ऊपर झपटी। मेरा पति यहाँ है, वह तुम्हारा साथ देता है। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरी बेबी को तकलीफ देने की हिम्मत करता है। बलदेव शर्मा ने कहा, हाँ, मेरा पति यहाँ है, अब मुझे डर नहीं लगता। काव्या मल्होत्रा एक छोटे पक्षी की तरह बलदेव शर्मा के आलिंगन में सिमटी और बोली। हालांकि जब बलदेव शर्मा ने पीछे से टकराई गई BMW M8 को देखा तो उसका चेहरा जम गया और उसे एक बुरा अंदेशा हुआ। BMW M8 चलाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। क्या ये बलदेव शर्मा नहीं है? तुम मेरे सामने दिखावा क्यों कर रहे हो? सुना है तुम मुझे अच्छा दिखाना चाहते हो, आरव सिंह ने रुचि के साथ कहा। बलदेव शर्मा को आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने सिर घुमाकर देखा और इतना हैरान हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप गया और उसने अपनी बाहों में मौजूद काव्या मल्होत्रा को बाहर धकेल दिया। पति, तुम क्या कर रहे हो? काव्या मल्होत्रा हैरान थी। तुम, एक बेकार महिला, ने यंग मास्टर आरव को नाराज करने की हिम्मत कैसे की? बलदेव शर्मा ने काव्या मल्होत्रा के चेहरे पर थप्पड़ मारा और बोला। काव्या मल्होत्रा ने शर्मिंदगी में अपना चेहरा ढक लिया, जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। तुमने मुझे मारा, तुमने वाकई मुझे मारा। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए मारा। बलदेव शर्मा, हम अब साथ नहीं रह सकते। काव्या मल्होत्रा की आवाज धीरे धीरे तीखी होती गई, लेकिन बलदेव शर्मा के दूसरे थप्पड़ के बाद काव्या मल्होत्रा पूरी तरह आज्ञाकारी हो गई। ठीक है, अगर यंग मास्टर आरव ने तुम्हें माफ नहीं किया तो हम तुरंत तलाक ले लेंगे। तुम अपने आप को क्या समझती हो? काव्या मल्होत्रा को डांटने के बाद बलदेव शर्मा ने चापलूसी भरी आवाज में बोलना जारी रखा। मास्टर आरव, उस मूर्ख महिला ने अज्ञानतावश आपको नाराज किया। मैं आपसे माफी मांगता हूं और सारे नुकसान की भरपाई करूंगा। कृपया मुझे माफ करें और मुझे छोड़ दें। बलदेव शर्मा विनम्र था। यह अफसोस की बात है कि इस मूर्ख महिला ने सिर्फ मुझे ही नहीं नाराज किया है। आरव सिंह ने यह कहकर रणविजय राठौड़ की ओर देखा। बलदेव शर्मा ने भी अपनी नजर रणविजय राठौड़ की ओर घुमाई। हालांकि यह व्यक्ति काफी सुंदर था, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं पहचानता था और उसके कपड़े महंगे नहीं थे। क्या वह मास्टर आरव का दोस्त था? उस समय जब बलदेव शर्मा ने रणविजय राठौड़ के पीछे वोल्फ कप सुपरकार को देखा तो उसका दिल धड़कने लगा और फिर उसके पैर इतने कमजोर हो गए कि वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। भाई, इस मूर्ख महिला ने आपको नाराज किया। कृपया उदार बने और मुझे एक फटकार की तरह छोड़ दें। बलदेव शर्मा ने कड़वे चेहरे के साथ कहा। यह सिर्फ एक बिना नाम की स्पोर्ट्स कार है, इसमें डरने की क्या बात है? काव्या मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ गलत है, लेकिन वह अभी भी अड़ी रही। तुम मूर्ख महिला, ये स्पोर्ट्स कार वोल्फ कप सुपरकार है। दुनिया में इनके केवल 7 ही हैं। इसकी कीमत 6 करोड़ से ज्यादा है और फिर भी इसकी मांग है। मैंने तुम जैसी मूर्ख महिला से शादी क्यों की? ये सुनकर काव्या मल्होत्रा को अपने पैर कमजोर लगे और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई।